अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। तो ये मेन उद्देश्य था और ये उद्देश्य मैं हर एक बार बोलता हूँ, इसलिए इसको बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। व्यास जी अंत में इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन बाकी लोग आज कुछ नए लोग आए हैं और ख़ास करके जो नए आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ और बहुत अच्छा है कि आप लोग आए हैं, जुड़े हैं। लेकिन नए आए हैं तो कुछ पुराने लोग नहीं भी आए हैं, जिनका मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आते और शायद आएँ भी। तो पहले मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। मेरे स्क्रीन पे जो ऊपर से आ रहा है वो है पहले अखिल जी। अखिल आप म्यूट पे हैं। मेरा नाम अखिलेश्वर तिवारी है, शॉर्ट में अखिल तिवारी बोल सकते हैं। मैं बेतिया से हूँ और यहाँ पे 13 साल से यूएस में हूँ, एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना हम लोग हेल्प कर सकते हैं अपने बिहार के बच्चों को, उतना हमारे लिए अच्छी बात होगी। ऐसे अखिल जी, ये संस्था में हम लोग कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, न तो गरीबी का, न अमीरी का, न ऊपर जात लोअर जात, ये सब कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो भी इसमें जुटना चाहे जुट सकते हैं। जी हाँ, वो तो खैर मालूम है। गौरव कुमार जी। आप म्यूट पे हैं गौरव कुमार जी। Sir, I am audible now? जी जी। Sir, I am Gaurav Kumar. I am from Chanda, and right now I am posted in Asansol, West Bengal, working in a PSU. आप करते क्या हैं? Sir, I am assistant manager in marketing and sales, Coal India Limited. ओह ओके। कुमार धर्मेंद्र जी। मैं कुमार धर्मेंद्र, ग्राम चंदा, जिला अरवल के किसान हूँ। जी। और फिर ये हैं एक, मैं इनका नाम भूल जाता हूँ, ये व्यास जी हैं या कौन है? ईसी लैब टैब, स्क्रीन पे ईसी लैब टैब है इसे मैं जानता हूँ। आप या तो चौबे जी हैं, कोई हैं, आप जरा इंट्रोड्यूस करिए सर। चौबे जी हैं जी चौबे जी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं शिव कुमार जी, आप जिनको जानते हैं उनको खुद ही इंट्रोड्यूस कर दें। मैं उनको इंट्रोड्यूस कर दूंगा जिनको जानता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ उनको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। राजेश गायब हो गया? नहीं, राजेश है। राजेश कुमार मेरा क्लासमेट है और ये व्यास जी को भी जानता है। तो राजेश ये हो गया। और तो मैं अखिल जी को जानता हूँ और किसी को मैं नहीं जानता हूँ, बाकी को आप ही इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, तो पहले तो धर्मेंद्र जी के परिवार के कई लोग आए हैं। तो गौरव को सुना आपने, सौरभ हैं और धर्मेंद्र जी खुद हैं और धर्मेंद्र जी के नाती हैं, एक स्टूडेंट है, तो उसके आने की बड़ी खुशी है हमको। दूसरी चीज, राहुल आनंद के बारे में मैं नहीं जानता और अच्युतानंद शर्मा के बारे में नहीं जानता। तो आप लोग जल्दी से ज्यादा बताएंगे अपने बारे में। अच्युता शर्मा जी पहले और राहुल जी बाद में। अच्युता शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। राहुल जी। myself राहुल आनंद। बताइए क्या करते हैं, कहाँ से हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ से हैं आप बताइए और क्या करते हैं? आई एम फ्रॉम सालिमपुर, बिहार, पटना। अच्छा। एंड आई एम डूइंग सर्विस इंजीनियर जॉब। अच्छा। टेलीमेट्रिक बायोमेट्रिक सर्विसेज। आप आंचल के चाचा तो नहीं हैं? जी नहीं, जी नहीं। अच्छा अच्छा, आप कोई दूसरे हैं। ओके, वो भी आने वाले थे इसलिए मैंने कहा। तो किसी को तो मैं भूल नहीं गया। चौबे जी को सब जानते हैं। चौबे जी हैं जो एकलाट बैग जो है लिखा हुआ, वो वशिष्ठ चौबे जी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे संबंधी हैं और बहुत ही अच्छे किसान रहे हैं। पूरा परिवार किसानी में बहुत दिनों से रहा है, नेहरू जी के ज़माने से। तो वो इंडस्ट्री से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो उनके आने का, सबके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं इसमें। आंचल, तुम हो यहाँ पर? मैं व्यास जी को बाद में इंट्रोड्यूस करता हूँ, जो मुख्य वक्ता है, उसके बाद वो शुरू करेंगे। तिवारी जी मेरे साथ आपके हुक्म के अनुसार मीरा जी भी हैं, कहती है मुझे तो आपने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। मैं उनको बिना इंट्रोड्यूस किए हुए नहीं रह सकता। आंचल बोलो। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है?
गुड इवनिंग बेटा, बोलो। My name is Achal Goswami and I read in class 9. ओके। और I तुम्हारे live साथ at कौन Dalmia कौन, Nagar. दूसरे लोग कौन कौन है ये बताओ, तुम्हारे कुछ दोस्त लग... मेरा ब्रदर है आदित्य गोस्वामी, ओके। और बस यही है। अच्छा, और कई बच्चे हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, तो मैं ऐसा करता हूं कि हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से एक सेकंड तिवारी जी, एमपी शर्मा जी आए हुए हैं, मृत्युंजय जी। हाँ, एमपी शर्मा जी हैं, तो हाँ एमपी शर्मा हैं, वो मैंने देखा नहीं, एक्चुअली सारे स्क्रीन पर नहीं दिख रहे। तो ऐसा है कि मैं, हाँ एमपी शर्मा जी प्रोफेसर एमपी शर्मा हैं, ये गया के हैं, टेकारी के हैं एक्चुअली, और यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे हैं, बीआईटी सिंदरी, आईआईटी कानपुर, और यहाँ कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए हैं, और अभी अभी हाल में रिटायर किए हैं। तो शर्मा जी का बड़ी कृपा है कि वो आए आज। कल उनसे हमारी बात हुई थी, और उनका बड़ा योगदान रहता है इसमें। मैं बच्चों को अभी इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, तो जरा सुन लेते हैं हम जो मुख्य वक्ता हैं आज के, उनकी बात, और उसके बाद बच्चे जो हैं जो सवाल पूछें और अपना नाम बता के, अपना परिचय बता के सवाल पूछना शुरू करें। तो व्यास जी, सुरेंद्र जी थोड़ा आप भी अपना परिचय दे देंगे हमारे लिए। अच्छा, मेरा नाम सुरेंद्र नाथ तिवारी है, मैं यहाँ न्यू जर्सी में रहता हूँ, शिव कुमार सिंह जी जहाँ रहते हैं उसके बगल में, और यहाँ बहुत दिनों से हूँ, मैं करीब 42 साल से हूँ। मैं भी उनकी तरफ फौज में था और बहुत पहले आ गया था, स्टूडेंट आया था, और तब से यहाँ हूँ, नौकरी करता हूँ। मैं नॉर्मली एनर्जी संबंधित जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं, और दुनिया में बहुत जगह काम किया है हमने, उसका मैनेजर रहा हूँ, और वही काम करता हूँ मैं। एनर्जी से संबंधित जितने प्रोजेक्ट्स हैं, न्यूक्लियर पावर से ज़्यादा, उनमें उनका प्रबंधन मैंने किया है कई एंगल से। तो ये मेरा जीवन रहा है। एक और अमन आए हुए ओरिजिनली हैं। आप कहाँ से रहे हैं? हम चंपारण के रहने वाले हैं राजेश जी। थैंक यू सर। क्या बोल रहे शिव कुमार जी आप? एक अमन कुमार आए हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय केवी, आई डोंट नो, बीनागुड़ी कैंट से। तो अमन जी वेलकम। बीनागुड़ी कैंट के, वो तो मेरी जगह है। हाँ, चलिए अब आप व्यास जी को इंट्रोड्यूस कर दीजिए और शुरू कीजिए। मैं म्यूट होता हूँ। विश्वनाथ जी आप कौन है, बताइए जरा जल्दी अपने बारे में। वही अमन है। ओ अमन है, अच्छा 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 अच्छा। हाँ अमन, तुम म्यूट में हो भाई। Sir, I am Aman Kumar from Kendriya Vidyalaya number 2, Binagudi Kent, West Bengal. अच्छा अच्छा, मेरी पहली पोस्टिंग बीनागुड़ी कैंट में हुई थी, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है वो। एनीवे, ऐसा है कि आज के मुख्य वक्ता जो हैं वो हैं मेरे परम मित्र व्यास जी। व्यास जी सीनियर आईएएस हैं और अभी अभी रिटायर किए हैं, लेकिन फिर भी बिहार सरकार में हैं वो अभी भी। उनके एडवाइजर के तौर पर वो वाइस चेयरमैन हैं डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के। व्यास जी बिहार में कई जिलों में डीएम रह चुके हैं, संयुक्त बिहार में भी और बाद के बिहार में भी, जब वो बिहार और झारखंड अलग हो गया था। और व्यास जी चूंकि कई डिपार्टमेंट्स में सर्व कर चुके हैं, लेबर में, हेल्थ में और डिजास्टर मैनेजमेंट में तो थे ही। डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे व्यास जी, इसके पहले कि रिटायर किए। तो उनकी पकड़ बहुत अच्छी है सरकार में, बिहार में भी और केंद्र सरकार में भी। तो इसलिए वो सही आदमी है हमें ये बताने के लिए कि सरकार में नौकरियों की क्या स्थिति है और सरकार से इतर नौकरियों की क्या स्थिति है हमारे अगली पीढ़ी के लिए। तो इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप आएँ, और बड़ी कृपा है कि आप आए हैं। और उनके साथ हैं श्रीमती मीरा व्यास, उनकी पत्नी, जो खुद यहाँ बोलते हैं ना कि ऑन हर ओन सी स्टैंड्स टॉल, तो सी स्टैंड्स टॉल ऑन हर ओन। उनको किसी परिचय की जरूरत व्यास जी के माध्यम से नहीं है, वो खुद भी बड़ी विदुषी हैं और काफ़ी लिखती हैं, ये तो मैं जानता हूँ, और बहुत अच्छा लिखती हैं। तो उनको भी मैंने कहा था, क्योंकि वो भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं बच्चों के उत्थान में, जहाँ जहाँ डीएम रहे हैं व्यास जी, वहाँ उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इसलिए मैंने उनको भी कहा था कि आप आइए।
तो व्यास जी, उसके साथ में आपसे निवेदन करूंगा कि आप शुरू करें अपना वक्तव्य। तो आपने जो मुझे विषय दिया था, पहले लोगों को बता देंगे तब न ज्ञात होगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये मैंने इसलिए नहीं बताया कि विषय लोगों को भेजा गया था, लेकिन विषय ये है कि बिहार में सरकारी नौकरी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, मतलब आजकल सरकार और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मिलके, सरकार जो है कुछ पहल कर रही है कि प्राइवेट कंपनियों में नौकरी दिलाने में आसानी हो। तो इस तरीके का कौन सा, कैसे पहल है, कैसे प्रोसेस है उसके, वो विषय थे। तो सरकारी नौकरी भी और सरकार से इतर नौकरी भी, यही विषय है। और ये अगली पीढ़ी के लिए बेसिकली हमने व्यास जी से कहा था कि वो कुछ बताएं उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपका और शिव कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि 7 समंदर पार जिसे हम कहते हैं, उतने दूर रह कर कहीं भी आप लोग बिहार की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और चाह रहे हैं कि यहाँ के बच्चों के लिए कुछ बेहतर हो सके। यह वास्तव में आपका सराहनीय और स्तुत्य प्रयास होगा। मैं जितने मित्र यहाँ उपस्थित हैं और बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सभी लोगों को का स्वागत भी करना चाहूँगा कि आप लोग इस कार्यक्रम से, इसका मतलब कि पहले से जुड़े हुए रहे हैं। और आज भारी संख्या में मैं देख रहा हूँ कि कुल 21 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मित्रों, मुझे जो काम सौंपा गया है वो यह है कि बिहार में जो सरकारी नौकरियां हैं वहाँ तक बच्चों की पहुँच कैसे हो। पहले तो वह ज्ञान ज़रूरी है कि क्या उपलब्ध है, ताकि उसी हिसाब से अपनी पहुँच को सुनिश्चित करना चाहेंगे। जहाँ तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सवाल है, हालांकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है देश में, लेकिन बिहार में उसकी संभावना कम है। हाँ, यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से जो जॉब दिलवाने की कोशिश है, जो लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से लगातार हो रहा है, जब मैं लेबर में था उस समय भी चल रहा था और उसे फिर डिसेंट्रलाइज किया गया जिला विला के स्तर पर, तो कार्यक्रम लगातार चल रहा है। उसकी मैं भी थोड़ी सी बाद में चर्चा करूँगा। मैं पहले उन नौकरियों की चर्चा करना चाहूँगा जो राज्य में विभिन्न जो हमारे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं उनके माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से या अन्य माध्यमों से मिलती हैं। इसके पहले कि मैं सभी बोर्ड्स के बारे में एक एक करके बताऊं, मैं कहना चाहूँगा कि हर सेवा के लिए हमारे राज्य में सेवा नियमावली, रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, और सेवा नियमावली में ही इस बात का जिक्र रहता है कि किन पदों के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगा और चयन का तरीका क्या होगा। तो जितने पदों की मैं चर्चा करना चाहूँगा, हर एक के चयन का तरीका एक ही सा नहीं होगा, अलग अलग होगा। अगर मैं हर सर्विस रूल्स के बारे में बोलना शुरू करूँगा तो काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए मैं जहाँ आवश्यक होगा वहीं पर अपनी बात आपके सामने रख दूँगा। मुझे नहीं पता है कि जो हमारे बच्चे आए हुए हैं, एक तो बिटिया ने कहा कि 9th में पढ़ती है, तो अभी उसकी उम्र काफ़ी कम है, अभी जॉब की उम्र तो नहीं है, लेकिन अब बाकी बच्चे किस कक्षा में पढ़ते हैं मुझे जानकारी नहीं है। और शेष लोग जो जुड़े हुए हैं वो मूलतः गार्जियन के रूप में जुड़े हुए हैं, इसलिए शायद जो बातें मैं कहूँ वे अपने बच्चों को उसका कुछ फ़ायदा दे सके। व्यास जी, बच्चे 9वीं क्लास से लेके BSc तक के हैं। हाँ, तो 9वीं के लिए तो हमारे तो अभी उनकी नौकरी के लिए उम्र नहीं है। जिनकी उम्र जॉब के लिए हो गई है, मैं उनके लिए बातें कहने जा रहा हूँ। जी। राज्य में मैं वर्ग 3 की नियुक्तियों से शुरू करता हूँ। वर्ग 3 की नियुक्तियाँ जिसको हम सिविल पोस्ट कहते हैं, उसके लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग बना हुआ है। और वर्ग 3 में भी जो तकनीकी नौकरियां हैं उनके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग बना हुआ है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में ग्रुप बी जिसको हम कहते हैं, गजेटेड ऑफिसर्स की नौकरियां हैं, जो तकनीकी नौकरियां हैं, और उसके लिए भी तकनीकी सेवा आयोग बना हुआ है। और हम सभी BPSC के बारे में तो जानते ही हैं कि निश्चित तौर से वह गजेटेड ऑफिसर्स के लिए है, और ख़ासकर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अभी बिहार राजस्व सेवा इत्यादि बनी है। पुलिस की नौकरियों के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा चयन आयोग बना हुआ है। और
एक केंद्रीय सिपाही चयन परिषद है। मैं हर एक के बारे में अलग अलग बताऊंगा। इन 5 आयोगों और परिषदों में जो भी नौकरियां मिलती हैं वे परमानेंट जॉब होता है, जिसमें बाकायदा तनख्वाह मिलती है। और इसके अलावा एक बिहार प्रादेशिक सुधार मिशन सोसाइटी बनी हुई है, जहां से संविदा के आधार पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स के रूप में, अभी आप सभी लोगों को शायद ज्ञात होगा कि प्रखंड स्तर तक हमारे यहाँ कंप्यूटराइजेशन का काम हुआ है और बहुत सारे काम ऑनलाइन मोड पे हो रहे हैं, और उन्हीं के लिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स के पद सृजित किए गए हैं। तो ये बिहार प्रादेशिक सुधार मिशन सोसाइटी ऐसे बच्चों को जो कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं उनको संविदा पे उसका चयन करती है और उनको भेजती है प्रखंड से लेकर के अनुमंडल और जिलों में जो पद इसके लिए होते हैं। इसके अलावा बेल्ट्रॉन भी हमारे यहाँ एक संगठन है जिसको ये काम सौंपा गया है। दरअसल उसको स्टेट परचेज का नोडल बनाया गया है और उसी में डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं। यह भी संविदा का जॉब है, क्योंकि अमेरिका के जो 2 साथी जुड़े हैं उनको ज़्यादा इसकी जानकारी है कि जब पूंजीवाद बहुत तेज़ गति से बढ़ता है तो फिर परमानेंट नौकरियां नहीं दी जाती, संविदा पे ही काम चलता है। तो हमारे यहाँ भी इसी के आलोक में बहुत सारे विभागों में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स काम करते हैं जो संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे बेल्ट्रॉन से लिए जाते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षकों की बहाली कर रहा है, उसके लिए परीक्षा लेता है और वह परीक्षा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से लेता है। टीईटी की परीक्षा है, सीटीईटी इत्यादि की परीक्षा है, तो क्वालिफाइंग है उसके माध्यम से होता है। तो मैं एक एक करके बताना चाहूँगा विद्यार्थियों के लिए और उनके जो गार्जियन सुनना चाहेंगे उनके लिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग मूलतः जो क्लास सी के पोस्ट हैं, क्लास सी का मतलब जो क्लर्क और सहायक इत्यादि लेवल के पद हैं, उन पदों पर बहाली करता है। एक समय था कि जो जिला समाहरणालय में जो नियुक्तियां होती थी वो कलेक्टर्स करते थे, लेकिन अब जिला प्रमंडल और सचिवालय के जितने क्लास 3 के जॉब हैं, क्लास सी को हम क्लास 3 कहते थे, अब क्लास सी हमारे यहाँ कहते हैं, वर्ग 3 की बजाय हम समूह सी कहते हैं। तो ये परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग लेता है, एडवर्टीजमेंट बाकायदा निकालता है। इसमें 2 तरह के क्वालिफिकेशंस है, एक को हम इंटरमीडिएट कहते हैं +2 और दूसरा ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है। इंटरमीडिएट का मतलब है कुछ ऐसे पद हैं जैसे एलडीसी इत्यादि के, और उसी से मिलते जुलते बहुत सारे पद हैं जो इंटरमीडिएट पास विद्यार्थियों के लिए है। वे कर्मचारी चयन आयोग का जो वेबसाइट है वो देखते रहेंगे तो उनको ज्ञात होगा कब एडवर्टीजमेंट निकल रहा है और उनकी परीक्षा वो लेते हैं, इसके बाद रिजल्ट निकालते हैं, उनकी पोस्टिंग होती है। जो ग्रेजुएट पोस्ट है वो ग्रेजुएशन जिन्होंने कर लिया उनके लिए है, वो मूलतः वो सचिवालय सहायक और उस संवर्ग के लोग होते हैं, उसकी भी परीक्षा होती है। और जिन लोगों ने आईटीआई पास किया हुआ हो और आईटीआई के बाद इंस्ट्रक्टर बनने के लिए भुवनेश्वर में जो रीजनल सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ से एक परीक्षा पास करनी पड़ती है, तो उसको पास कर लिए हुए होंगे तो वे आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग जो है सो आईटीआई के इंस्ट्रक्टर्स की भी बहाली करता है। अब मैं दूसरा आऊँगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग। और पहले बता दूं कि जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है वो उसकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकलती हैं, क्योंकि वर्ग 3 की नियुक्तियों के लिए वैकेंसीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तकनीकी सेवा आयोग दरअसल 2014 में इस वजह से बना था क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, एनिमल हस्बेंड्री में जो टेक्निकल पोस्ट्स हैं वो काफ़ी पोस्ट खाली थे। दरअसल जब आप किसी अस्पताल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ वार्ड बॉय है, वहाँ ओटी असिस्टेंट है, पैरामेडिक्स श्रेणी में जिसको हम कहते हैं नर्सेज हैं। अब इनकी बहाली कैसे हो? इन सबकी बहाली पहले कर्मचारी चयन आयोग करता था, लेकिन उस पर इतना लोड था कि वो कर नहीं पाता था। यहाँ तक कि डॉक्टरों की बहाली बीपीएससी से होती थी, पशुपालन पदाधिकारियों की बहाली बीपीएससी से होती थी। मैं जब हेल्थ में था उस समय बहाली होती थी और हम लोगों ने पाया कि बीपीएससी कर नहीं पाती थी। तो सरकार के स्तर पे एक निर्णय हुआ और उस निर्णय को कराने में मेरी भी थोड़ी सी भूमिका थी, क्योंकि हमें डॉक्टर्स चाहिए थे, हमें डॉक्टर्स मिल नहीं रहे थे। चूँकि डॉक्टरों के काफ़ी पद
सेंसस के आधार पर स्वीकृत करके पड़े हुए हैं, इतने डॉक्टर्स है भी नहीं हमारे राज्य में। तो ये तय किया गया कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग गठित हो। 2014 में इसका गठन हुआ, लेकिन ये ऑपरेट करना इसने शुरू किया है 2018 से 17-18 से इसने शुरू किया है। और बाकायदा जो है सो इसके माध्यम से एनिमल हस्बेंड्री, हेल्थ और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में जो ग्रुप बी के पद हैं, यानी जो जिसको हम क्लास 2 कहते हैं, जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें ये आपके एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं वे आते हैं। और फिर जो ग्रुप सी के पद हैं, इसमें आपके असिस्टेंट इंजीनियर्स भी आते हैं, जितने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं उनके वो आते हैं। बिजली बोर्ड छोड़ के, बिजली बोर्ड अपना अलग से बहाली करता है। बिजली बोर्ड का नाम तो बदल गया है, वो बिजली सप्लाई सर कुछ करके अंडरटेकिंग बन गया है, वो PSU टाइप बन गया है। तो वो अलग से करता है अपने इंजीनियर्स का। लेकिन बाकी सभी का जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, इरिगेशन है, PWD है, PWD में 2 भाग हो गए हैं, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, एक रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, PHED है, इसके अलावा REO जिसको पहले कहते थे, उसका नाम रूरल RCD हो गया है, रूरल रोड्स ऑर्गेनाइजेशन समथिंग कुछ हो गया, RCD कहते हैं उसको, ग्रामीण कार्य विभाग कुछ कहते हैं उसको। तो उसमें सारे इंजीनियर्स का कनीय अभियंता से लेकर सहायक अभियंता तक के, और बहुत सारे दूसरे भी पद होते हैं, ड्राफ्ट्समैन है, इस तरह के जो जंजीर वाहक हैं, इस तरह के बहुत सारे पद हैं। इसका जो एक्ट बना है, उस एक्ट में शुरू में लगभग 91 श्रेणी के पदों का विवरण दिया गया, बाद में उसमें डॉक्टर्स जोड़ दिए गए और एनिमल हस्बेंड्री के अफसर जोड़ दिए गए, तो वो काफ़ी भारी संख्या उसकी हो गई है। तो ये तकनीकी सेवा आयोग बाकायदा करता है। और जैसा मैंने कहा था कि सर्विस रूल्स बने हुए हैं, तो मूलतः इसके जो सर्विस रूल्स बने हैं वे परीक्षा वाले नहीं हैं। जो विद्यार्थी इसमें रुचि रखते होंगे, अगर टेक्निकल उनके पास क्वालिफिकेशन हो, तो उनको मैं बता देना चाहूँगा कि मार्क्स बेसिस पर इसमें और स्वाभाविक आरक्षण के नियमों का पालन होगा, लेकिन मार्क्स बेसिस पे इसमें बहाली की जाती है। अर्थात जो क्वालिफाइंग आपकी परीक्षा है, मतलब अगर आपको JEE बनना है तो जो पॉलिटेक्निक की आपकी परीक्षा है, डॉक्टर बनना जो MBBS की परीक्षा है, तो उसके मार्क्स के आधार पे ग्रेडेशन किया गया। एक्चुअली डॉक्टर्स का चूँकि मैंने ही बनाया था सेवा नियमावली, क्योंकि पहले एग्ज़ाम होता था और लड़के नहीं एग्ज़ाम देना चाहते थे, क्योंकि कई कारणों से कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर्स यहाँ पे बहाल होने लगे थे और वे परीक्षा में असफल हो जाते थे। तो सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं मार्क्स बेसिस पे किया जाए, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम लिया जा रहा था उस पर भी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस के आधार पे कुछ वेटेज दिया जाता है, और इस प्रकार से मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। तो यह तकनीकी सेवा आयोग में ग्रुप B और ग्रुप C, अगर आप में से कोई भविष्य में तकनीकी क्वालिफिकेशन लेना चाहेंगे, तो हमारे राज्य में उनके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से नौकरियों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग आप सभी जानते हैं, अगर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपकी रुचि है तो उसकी परीक्षा होती है। BPS में रुचि है, बहुत सारे जो राज्य सेवा के जो मैं कहूँ कि जिसको हम कहते हैं कि जो कैडर हैं, कैडर बने हुए हैं, जैसे लेबर में भी है, कई में है, कई डिपार्टमेंट्स में है, जो गस्टेड ऑफिसर जिसको कहा जाता है, जो नॉन टेक्निकल होते हैं, उसमें चूँकि BS और BPS सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैंने इन दो का जिक्र किया। सेल्स टैक्स वाले भी इसमें आते हैं, कमर्शियल टैक्स इसको हम बिहार में कहते हैं। तो ये सारी परीक्षाएं बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती हैं, और ये तो बाकायदा एग्जामिनेशन होता है, इसका सिलेबस बना हुआ है, इसमें इंटरव्यू होते हैं। एक 2 नई सर्विसेज जुड़ी हैं जो पहले नहीं थी। राजेश जी को मालूम है कि पहले नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ जो CO होते थे वो डिप्टी कलेक्टर होते थे, जो BS से आते थे, या जो BDO होते थे डिप्टी कलेक्टर होते थे जो BS से आते थे। लेकिन 2010 के आसपास ये पाया गया कि डिप्टी कलेक्टर्स को यहाँ पर भेजना ठीक नहीं है, और सरकार ने रिस्ट्रक्चरिंग किया और 2 सर्विसेज क्रिएट हुई। एक का नाम है बिहार रेवेन्यू सर्विस, बिहार राजस्व सेवा, जिसमें CO बनते हैं, और उसके पहले जिसको हम CI कहते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर, उसका नाम बदल करके राजस्व अधिकारी कर दिया गया, रेवेन्यू ऑफिसर कर दिया गया। मेरे ही समय इसको हम लोगों ने किया था, रेवेन्यू ऑफिसर्स बनाए थे, हम रेवेन्यू में थे, ऑफिसर नाम दिया गया था, और इसके पहले वो CI कहे जाते थे, सर्किल इंस्पेक्टर कहे जाते थे। तो इस BRS के माध्यम से, यानी बिहार रेवेन्यू सर्विस की परीक्षा होती है,
उसके माध्यम से रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, और वो 6 साल में प्रमोशन के बाद सीओ होते हैं। इसके बाद वो DCLR होते हैं, और DCLR के बाद एडिशनल कलेक्टर तो BS से होंगे, लेकिन एडिशनल कलेक्टर लेवल के बहुत सारे पद हैं। सेटलमेंट में है, जिसको हम सर्वे सेटलमेंट कहते हैं, चकबंदी में है, वो सारे पद उनके लिए बनाए गए हैं। और दूसरी सेवा जोड़ी गई बिहार ग्रामीण सेवा। उसके माध्यम से बिहार ग्रामीण सेवा का भी अलग सिलेबस है, उसकी भी परीक्षा होती है, और जो लोग इसमें सेलेक्ट होकर के आते हैं, ये BDO, इसके बाद DDO, इस तरह के पद बनाए गए हैं ऊपर, वो बनते हैं। लेकिन उनकी पहली जो नियुक्ति होती है, जैसे सुपरवाइजरी ग्रेड के जो लोग ब्लॉक में जाते थे, उसका नाम रख दिया है ग्रामीण सेवा अधिकारी। तो पहले वो ग्रामीण सेवा अधिकारी बनेंगे। जो बहुत लोग जानते हैं कि सुपरवाइजरी पोस्ट बहुत सारे ब्लॉक में हुआ करते हैं, कोई BEO होता है, कोई BCO होता, तो BCO और BO तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं, GPS होते हैं, तो अब एक नया सृजित किया गया कि ग्रामीण सेवा अधिकारी होंगे, और वही 6 साल बाद प्रमोशन होकर के BDO बनेंगे। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। तो जो ज़्यादा चाहेंगे, अपने को समझते हैं, अपने को तो तोलना पड़ता है कि हम किस श्रेणी के पदों पर जाने के लायक हैं, या हम कितनी मेहनत कर सकते हैं। कोई पद बड़ा छोटा नहीं है, बस मेहनत अगर करो बच्चों, और थोड़ा सा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इंटेलिजेंस तो सभी में होता है, सामान्य इंटेलिजेंस। जैसे अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि जब उनको बुलाया गया मछली की आँख में बाण मारने के लिए, तो उनकी दृष्टि केवल मछली के आँख पर थी। हम लोग भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो हमारे यहाँ भी एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था, और मुझे अभी भी याद है, बहुत लंबा समय गुजर गया, कि उसमें था कि जिन लोगों ने IAS की परीक्षा दे करके और IAS में आए थे, उनका इंटरव्यू लिया गया था कि उनमें क्या खास बात थी कि उनका IAS में सिलेक्शन हो गया। चूँकि IAS में सिलेक्शन माना जाता है बड़ा कठिन है। तो 2-3 चीज़ें मुझे अभी भी याद है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा बच्चों। पहला ये कि डिटर्मिनेशन, मन में बिल्कुल सोचना है कि आई कैन डू इट, आई एम वर्दी ऑफ इट, मैं इसे कर सकता हूँ। इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक राजा के बारे में कहते हैं कि उसने देखा कि एक चींटी चढ़ रही थी और बार बार गिरती थी, लेकिन अंत में चढ़ गई। तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। तो पहली बात थी कि डिटर्मिनेशन है। दूसरा है लेबर, मेहनत, डिटर्मिनेशन और मेहनत होनी चाहिए। और तीसरा है यूनिकनेस ऑफ पर्पस, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उद्देश्य जो भी है, उस उद्देश्य बिल्कुल अड़े रहना। ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा उद्देश्य है जिसको मुझे प्राप्त करना है, ये मैं प्राप्त करके रहूँगा। ये बहुत ज़रूरी होता है, यूनिकनेस ऑफ पर्पस बहुत ज़रूरी होता है, या उस पर्पस से बिल्कुल जुड़ जाना। कई बार लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे क्रिकेटर कहते हैं आई ईट क्रिकेट, आई स्लीप क्रिकेट, यानी मन में बस जाए कि नहीं मुझे वहीं जाना है। ये 3 बातें मुझे याद है कि मैंने समटाइम्स 70s, ये मैं जब यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने इसको पढ़ा था। और अब ये अगर ऐसा नहीं कि हमने जीवन में उतार लिया था, बहुत सारी बातें आती हैं कि आदमी सोचता है कि हम उतार लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर उतार लिया होगा हमने। तो ये ज़रूरी है कि अगर तुम बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हो, या बिहार रेवेन्यू सर्विस में जाना चाहते हो, या बिहार ग्रामीण सेवा में जाना चाहते हो, तो बिल्कुल मन में होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसके लिए शुरू से ही मेहनत करने की आवश्यकता। तो आ जाओगे। अब इन 3 के बाद मैं जो पुलिस से संबंधित आयोग हैं उनकी चर्चा करूँगा। बिहार पुलिस अवर सेवा चयन आयोग, इसकी भी स्थापना 2017 में गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया, इसका बाकायदा एक्ट है। और इसमें ग्रुप C के जितने पोस्ट्स हैं, जो जिसका संबंध वर्दी से है, और वर्दी से किस किसका संबंध है? पुलिस का है, जेल यानी प्रिजन उसका संबंध है, एक्साइज, आप देखते होंगे वर्दी पहनते एक्साइज के इंस्पेक्टर्स, उससे है, फॉरेस्ट में भी वर्दी पहनते हैं, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो गाड़ी वाड़ी पकड़ते हैं इन्फोर्समेंट के लोग, वो है। तो इसमें ग्रुप C के कौन से पद हैं? उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा। पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, ASI का तो प्रमोशन से बनता है, हवलदार बनेगा, इसके बाद वो ASI बनेगा, बट सीधे सब इंस्पेक्टर बन सकता है। फायर सर्विस में फायर स्टेशन ऑफिसर है, जो कि फायर सर्विस पुलिस का पार्ट है, वो होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत फायर सर्विस भी आता है।
कंपनी कमांडर होता है होम गार्ड का। होम गार्ड भी पुलिस होम डिपार्टमेंट का पार्ट है, तो इसलिए कंपनी कमांडर का पद है। और जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जैसा मैंने बताया कि वो तो ग्रुप सी के पोस्ट बिहार कर्मचारी चयन आयोग से उनका सिलेक्शन होता है, लेकिन बहुत सारे वर्दी वाले भी मिनिस्ट्रियल होते हैं, ASI कहते हैं, जो SP इत्यादि के साथ रहते हैं, वो वर्दी पहन के रहते हैं, तो उनका भी जो सिलेक्शन है वो पुलिस से रिलेटेड जो ग्रुप सी के पोस्ट है बिहार पुलिस और सेवा चयन आयोग से होता है। और इन तमाम पदों का मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और साथ साथ फिजिकल टेस्ट भी होता है। इसलिए जिनका थोड़ा सा फिजिकल में मन हो, जो उसमें लड़कियों के लिए भी पद रिजर्व है, इसलिए लड़कियां भी अगर दरोगा बहुत सारी बनी हुई हैं, बहुत सारे महिला थाने बने हुए हैं, तो इसलिए उसमें वो जाने का बढ़िया चांस है। और जेल में असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट का पद इत्यादि होता है, जिसका वो सिलेक्शन करते हैं। एक्साइज में सब इंस्पेक्टर होता है, एक्साइज में इसके उसी से प्रमोशन होकर इंस्पेक्टर बनेगा। फॉरेस्ट में ASI रैंक के फॉरेस्ट गार्ड होते हैं। अगर आप बेतिया में से कोई सज्जन थे, अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे वर्दी पहने हुए, स्टार लगाए हुए, ये फॉरेस्ट गार्ड जो ASI का लगाते हैं या SI का भी लगाते हैं, ये लोग इसमें होते हैं। और ट्रांसपोर्ट में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर्स होते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो बनेंगे। एक समय था, मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी था, उस समय हम लोग पुलिस से लेते थे और बहुत मार पड़ती थी पुलिस वालों में कि साहब हमको कर लीजिए, सिपाही बन के आना चाहते थे। ऑब्वियस रीजन है, बहुत सारा गड़बड़ करते थे, तो इसलिए वहाँ से आते थे। और डिप्टी SP लोग इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनना चाहते थे, कई तरह के मामले थे। बट अब बाकायदा पुलिस और सेवा चयन आयोग से इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की बहाली होती है, उन्हीं से वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनते हैं। तो एक ग्रुप C के जितने पोस्ट हैं वर्दीधारी, उसके लिए अलग से आयोग बना दिया गया। और ये आयोग में जो हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ईमानदारी के साथ, और ऐसा बढ़िया सिलेक्शन हो रहा है कि उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हाई कोर्ट ने भी की है। सुनीत कुमार हैं, जो आपके बेतिया में बहुत पहले लॉन्ग बैक SP भी थे, 1980 बैच के पदाधिकारी। तो ये हो गया बिहार पुलिस और सेवा चयन आयोग। अब उसी प्रकार से जो उसके नीचे के पद है, कांस्टेबलरी लेवल के पद है, उसके लिए भी केंद्रीय सिपाही चयन परिषद बनाया गया है। और यह भी हाल ही में इसने ऑपरेट करना शुरू किया। पहले SP लोगों के स्तर से कांस्टेबल्स की बहाली होती थी, लेकिन ये केंद्रीय सिपाही चयन परिषद बना करके, और इसमें कई डिपार्टमेंट्स में जो सिपाही लेवल का, जो कांस्टेबलरी लेवल का जो पद है, जिसको हम ग्रुप C के पद कहते हैं, जैसे वही विभाग जो पुलिस के विभाग हैं, जेल है, और होमगार्ड तो पुलिस का ही पार्ट हो गया, एक्साइज का है, जंगल विभाग का है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, ये सारा का सारा इसमें जोड़ा गया है। और बेटियों के लिए मैं बता दूं, सरकार ने एक बिहार स्वाभिमान बटालियन बनाया है, वो केवल और केवल लड़कियों के लिए। और बिहार स्वाभिमान बटालियन में सिपाहियों की जो भर्ती है वह इसी बोर्ड द्वारा होता है, अभी हाल में हुआ है। और जगह जगह मुझे लगता है उनका हेडक्वार्टर शायद बेतिया के पास है, बेतिया में ही है। तो ये बिहार स्वाभिमान बटालियन ओनली फॉर द गर्ल्स, और ये इसी केंद्रीय सिपाही चयन परिषद से परीक्षा लेकर के, और साथ साथ इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड निर्धारित हैं, इसके माध्यम से होता है। तो ये जो 5 हमारे आयोग और परिषद मैंने बताए, जिनसे सरकारी नौकरी, जिसमें बाकायदा तनख्वाह मिलती है, किसी में परीक्षा होती है, किसी में मार्क्स बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब जो शिक्षकों में जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको स्वाभाविक है कि उनके लिए ज़रूरी कर दिया गया है कि वह जो है सो एलिमेंट्री एजुकेशन का उनको कोर्स करना पड़ेगा। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। तो जिन्होंने वह किया और TET परीक्षा दे करके उत्तीर्ण हो गए, क्वालिफाई कर गए, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट आयोजित कराता है, वही वैकेंसी निकालता है, और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड उसकी परीक्षा लेता है, और उसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बन जाता है, उससे आप परमानेंट हो सकते हैं। अब तो पंचायत शिक्षकों की संख्या ज़्यादा हो रही है, जो स्वाभाविक पंचायतों के माध्यम से होता है, तो एक अलग इशू हो गया। बिहार प्रादेशिक सुधार मिशन सोसाइटी की मैंने शुरू में चर्चा की, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स के रूप में संविदा के आधार पे, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे कंप्यूटर के जानकारों को वो बहाल करते हैं,
और ब्लॉक अंचल से लेकर के अनुमंडल जिला इत्यादि के पद इत्यादि में जो उनके पद हैं वहाँ पे भेजते हैं। तो जो कंप्यूटर से कोई कोर्स करें और उनको लगता है कि वो कंप्यूटर जानते हैं तो उनके लिए अच्छा मौका है। और बेल्ट्रॉन भी कंप्यूटर के जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, राज्य सरकार के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी को यह मैंडेट है कि वे बेल्ट्रॉन से ही डेटा एंट्री ऑपरेटर लेंगे। और बेल्ट्रॉन क्या करता है, बाकायदा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पैनल बनाता है। कैसे बनाता है, वो परीक्षा लेता है और परीक्षा लेने के बाद उसमें सफल होते हैं, उनका पैनल रहता है और जब डिपार्टमेंट्स मांगते हैं तो उन्हीं में से भेजता है। और मैं बता दूं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर इतने भारी संख्या में है, चूँकि पहले जो टाइपिस्ट होते थे दफ्तरों में जो टाइप करते थे, अब वो टाइपिस्टों को हटा दिया गया है। वो शायद पद ही एक तरीके से डिसफंक्शनल हो गया, हट गया एक तरीके से पद, और उनकी जगह हर डिपार्टमेंट में 10-20 डेटा एंट्री ऑपरेटर बहाल किए जा रहे हैं। और जिनको बेल्ट्रॉन के माध्यम से पैसा मिलता है उसको कहते हैं हम आउटसोर्स कर रहे हैं सर्विसेज को। उस सर्विसेज को आउटसोर्सिंग किया जाता है बेल्ट्रॉन से और बेल्ट्रॉन रेट तय है। और अब तो निर्णय हो गया है कि 60 साल तक वो सर्विस बने रहेंगे। इस बीच यदि उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है तो वह चले जाते हैं। तो ये रहा सरकारी सेवाओं में। अब जो तिवारी जी ने मुझे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कही है, तो हमारे राज्य में अब जैसे मान लिया जाए कि NHAI का काम हो रहा है, तो NHAI के काम में जो ठेकेदार हैं उनको अगर सड़क बनाना तो इंजीनियर्स चाहिए। तो आप इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में मान सकते हैं कि वो बिहार राज्य में इंजीनियर्स की बहाली करते हैं, सुपरवाइजर्स की बहाली करते हैं। तो जितने समय प्रोजेक्ट चलेगा उतने समय के लिए आप बहाली करेंगे आपको बढ़िया तरीके से अनुभव हो जाता है। जैसे मैंने BSDMA में मैं बता दूं, जो तिवारी जी ने मेरा परिचय दिया, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो मैंने शुरू किया है कि हर प्रखंड में हम लोग मैसन्स को, मिस्त्रियों को अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा इंजीनियर्स को भी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा पूरा राज्य, अब थोड़ा मैं अपनी बात तिवारी जी कर लूँ, हमारा पूरा राज्य भूकंप के किसी न किसी जोन में आता है। जैसे जो उत्तर में हमारे राज्य बने हुए हैं, जो जिले बने हुए हैं, जिसमें सुपौल है, सहरसा है, मधेपुरा है, मधुबनी है, आपका चंपारण है, आपका ईस्ट चंपारण है, दरभंगा है, ये किशनगंज का थोड़ा सा हिस्सा, ये और आपका सीतामढ़ी, ये सारे के सारे सबसे खतरनाक जोन 5 में आते हैं। अभी जो हम लोग पटना में बैठे हुए हैं उसके नीचे सब ये जोन 4 में आता है। और जो नीचे अरवल इत्यादि है, रोहतास वगैरह, मगध का इलाका मान लीजिए, तो मगध और शाहबाद का इससे भोजपुर से नीचे यानी रोहतास और कैमूर को मिला लीजिए, तो ये जोन 3 में आते हैं। और आपने 2015 में देखा था कि हर जगह धरती हिली थी। तो माना जाता है कि अगर भूकंप आएगा तो कहीं भी आएगा, अगर इसका एपी सेंटर नेपाल में भी होगा तो उसकी धमक हमारे यहाँ होगी। 2015 में मेरे यहाँ 78 लोग मारे गए थे, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में था उस समय, इसलिए मैंने बाकायदा उतने लोगों के लिए जिलों को पैसे भेजे थे और बाकी जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने नेपाल के लिए की थी। तो उस अनुभव से ज्ञात हुआ कि यदि हमारा घर कमज़ोर होगा, अगर वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हाउसिंग से नहीं के टेक्निक से नहीं बना होगा, तो भूकंप आने पे मेरा घर गिरेगा और मैं घर के अंदर रहूँगा तो स्वाभाविक है कि मुझे नुकसान होगा। इसलिए सरकार ने तय किया और हमें ये काम सौंपा कि हम अभियंताओं को, यानी इंजीनियर्स को, और जो हमारे मैसन्स हैं उनको बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दें। तो जो हमने मैसन्स की ट्रेनिंग शुरू की, हर ब्लॉक से शुरू में हम 30-30 का बैच बना के ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी तक लगभग 18,000 मैसन्स को हम ट्रेन कर चुके हैं, 5-6 हज़ार इंजीनियर्स को, जो लगातार मेरा चलता रहेगा। उसमें जो लड़के या लड़कियाँ ट्रेनर के रूप में हमने चुना हुआ है वे सब इंजीनियर्स हैं, क्योंकि जो सिविल इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिल रही है, हमने उनको चुना है और उनको ट्रेन किया है। और मुझे कहते हुए इतनी खुशी हो रही है कि वो इतना बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं। और तब जब उनका चेहरा, कुछ पैसा वैसा हम लोग देते हैं उनको, और मैंने देखा कि जो शुरुआती दौर में आए थे मुरझाए हुए से थे, और अब उनका चेहरा देख के लगता है कि हाउ स्मार्ट दे आर, और वो ज्ञान भी उनका बढ़ा है। उनमें से कई को बाहर जॉब में जाते नौकरी मिल जाती है। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं कि अगर आप इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं और अगर आपको इंटरेस्ट इसमें है, तो कई
न केवल NHI के प्रोजेक्ट्स में, गवर्नमेंट में भी कई जगह संविदा पर इंजीनियर्स को लिया जाता है और उनका उपयोग किया जा रहा है। इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में यह एक महत्वपूर्ण एवेन्यू उन लोगों के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, जो भविष्य में इंजीनियरिंग करेंगे। और एम्प्लॉयमेंट फेयर्स लेबर डिपार्टमेंट लगा रहा है। अभी चूंकि कोविड के वजह से तमाम फेयर्स कैंसिल हो गया। मैंने जब शुरू किया था तो उस समय स्टेट में लगभग 2 लाख लड़के आते थे, लड़के लड़कियां मिला के आते थे और काफ़ी कंपनियों को बुलाया जाता था। अब उसे हम लोगों ने धीरे धीरे प्रमंडल पे और ज़िले पे कर दिया, ITI लेवल पर भी कर दिया। तो ये एम्प्लॉयमेंट फेयर्स का एक सिस्टम हमारे स्टेट में डेवलप हुआ है, बहुत सारी स्टेट्स में डेवलप हुआ है, हमारे यहाँ भी ये सिस्टम डेवलप हुआ है, जहाँ पे बच्चों को प्राइवेट जॉब्स बाकायदा उनके काबिलियत के आधार पर मिलता है और अच्छी संख्या मिलता है और वो यहाँ से विभिन्न प्रदेशों में ले जाए जाते हैं। तो मित्रों, मेरा प्रस्तुतिकरण इसके आधार पर समाप्त होता है। और चूँकि जो भी बच्चे हैं, अगर उन्हें नौकरी सरकार में बिहार में करने की ललक हो तो यह चीज़ें हो। केंद्र के लिए तो है कर्मचारी चयन आयोग से लेकर के UPSC है, उसकी तो चर्चा करेंगे। तो उसी प्रकार जो केंद्र सरकार में नौकरियां हैं सुपरवाइजर लेवल का, वो उसका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहा जाता है, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से लेकर एक्साइज इंस्पेक्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल का होता है, उसके लिए भी परीक्षा तुम दे सकते हो। और उसके अलावा UPSC में तो IAS के लिए तो परीक्षा दे ही सकते हो और उसके लिए तैयारी करोगे तो बिल्कुल होगा। मोतिहारी तो जहाँ के बच्चे आए हुए हैं वो तो काफ़ी महत्वपूर्ण। बिहार के जो अन्य जगहों के लोग आए हुए हैं, बिहार तो खान है, मैं मानता हूँ प्रतिभा का। मैं तो यूपी का हूँ सर, लेकिन बिहार में मैंने देखा है कि प्रतिभा की खान है। मैं मधुबनी में था और मैंने पाया कि जिस गांव में हाथ डालिए पता चलता, कहते थे तो फलाने झा या फलाने महतो IAS में हैं या फॉरेन सर्विस में हैं, इस तरह की बातें आती थी लगातार। और जब हम गए मसूरी में ट्रेनिंग करने, तो आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि बिहार के इतने लड़के थे, सिलेक्शन होकर के आया था विभिन्न सेवाओं में, न केवल IAS, उसमें तो IAS के साथ IAS है, IPS है, इनकम टैक्स है, वेरियस सर्विसेज है, सेंट्रल सर्विसेज। भारी संख्या में लोग थे और पूरे देश में वो फैले। और फैले ही क्या, हमारे बैच के बहुत सारे लोग तमिलनाडु से रिटायर किए बिहारी और वहीं पर बस भी गए, तो चेन्नई में बस गए हैं और अब चेन्नई को बहुत ही बढ़िया मानते हैं, बोलते हैं बिहार तो वापस नहीं जाएंगे, बिहार को गाली देते पाए जाते हैं। हालांकि अलग बात है कि उन दिनों हम लोग मजाक में कहते थे, तो मैं कह दूं बुरा न मानिएगा, कि बिहारी जाके पूरे देश को बर्बाद कर देगा लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे आपने विदेश में जाकर के अच्छा काम किया, बिहार का नाम चमकाया, उसी प्रकार से हमारे बैचमेट्स ने बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड सेट किया है, उनके पहले के लोगों ने भी सेट किया है। तो बिहार तो प्रतिभा की खान है। इसलिए जो विद्यार्थियां जुड़े हुए हैं, दीपिका और तमाम ये बच्चियां जो जुड़ी हुई हैं, मैं तो उन्हें कहना चाहूँगा कि ऊंचा सोचो। अगर तुम्हें सर्विस में सोचना है तो ऊंचा सोचो, और IIM में जाओ, IIT में जाओ, सोचो इस तरह से सोचो, है ना। इंजीनियर बनना तो IT में जाओ, IT में जाओ तो इंजीनियर का मैनेजमेंट करोगे। विदेश में जाके पढ़ो, यहाँ पे IIM के इतने हमारे शानदार इंस्टीट्यूशंस हैं। किसी मामले में हमारे IITs और IIMs जो हैं सो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से कमज़ोर तो है नहीं, इसलिए वहाँ जाके पढ़ने के बारे में सोचो, ऊंचा सोचो, कभी अपने को नीचे नहीं सोचना चाहिए। मुझे हमेशा इस बात की तकलीफ रही है कि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, ईस्टर्न यूपी, वहाँ के बच्चे चपरासी बनने से सोचना शुरू करते हैं। ये मेंटलिटी बहुत ही घातक है। ऊंचे से सोचना शुरू करो और पाओगे कि अगर तुमने ऊंचा सोचना शुरू किया तो इसी प्रकार से you will get motivated to work hard, you will get motivated to achieve that, you will have that kind of determination. So my last advice would be to start thinking very big. अब बिग सोचने पे ना हो तो कोई बात नहीं, उसका सेकंड बिग होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बट चपरासी से मत सोचो। हमें इस बात की तकलीफ चूंकि है उत्तर प्रदेश का होने के नाते, ईस्टर्न यूपी का होने के नाते, वहाँ बस बबुआ को कई तरह से चपरासी बना दो। इसके बियॉन्ड लोगों की सोच में नहीं देखता जा रही है। पढ़ने में जाना है तो नकल करेंगे। मैं तिवारी जी इस बात के लिए भी दुखी हूँ, आपसे उस दिन मैं चर्चा कर रहा था। मैं जब छपरा का कलेक्टर था तो मैं देखता था कि मैं 1991 की बात कर रहा हूँ, अब हो सकता है इम्प्रूव कर गया हो। मैं देखता था कि नकल हो रही है, इसको चोरी यहाँ कहा जाता है, और पूरा छाप लेते थे गार्जियंस बच्चों को नकल कराने के लिए, और हम लोग लाठियों से पीटते थे और सोचते थे कि अब ये अगले दिन नहीं आएंगे।
और अगले दिन तो कलेक्टर की गाड़ी न घूमती थी तो पता चलता पुनः वही मार खाए हुए लोग चले आते थे। बच्चों को पकड़ पकड़ के लाते थे थाने में, छपरा थाने में, और वहाँ पे फाइन किया जाता था। यहाँ पे नकल करने वालों पर तिवारी जी फाइन की व्यवस्था है, और फाइन किया जाता था, लाखों रुपए फाइन किए जाते थे। लेकिन वो नालायक फिर जा करके, और पता चला कि गार्जियंस को काम सौंपा जाता है कि तुम नकल काहे नहीं कराए हमको। तो पढ़ने पर ध्यान दो बच्चों, गार्जियंस को नकल कराने पर हो सकता है इसमें कंट्रोल हुआ है, काफी कंट्रोल हुआ है, क्योंकि बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड का एक अध्यक्ष जेल भी भेजा गया। लेकिन हमारे समाज में अगर ये सोच नहीं पैदा होगी कि बच्चे को पढ़ना है, और पढ़ने का मतलब रटना नहीं है, बच्चे को पढ़ के चीजों को समझना है, अगर ये सोच आएगी तो जो बिग थिंकिंग होगी निश्चित तौर से अचीव होगा। हर साल IIT में कितने बच्चे यहाँ से हमारे यहाँ जा रहे हैं, IIM में बच्चे जा रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। देखिए तिवारी जी को देखिए, तो तमाम लोग जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों से विशेष रूप से मैं कहूँगा कि बड़ा सोचो और पढ़ाई पर ध्यान दो। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार जी, पहले तो व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने जितनी बात कही, मैं सोच रहा हूं कि मैं हंसूं या रोऊं, क्योंकि छपरा में अभी तक कोई भी सुधार नहीं हुआ, ये मैं कह सकता हूं। तो लेकिन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें बताई। मेरा मन था कि अगर मीरा जी कुछ जोड़ना चाहें स्पेशली बच्चियों के लिए, क्योंकि मैं ये जानता हूं और यहाँ जो लोग हैं उनको बताना चाहता हूं कि व्यास जी की 3 बच्चियां हैं और तीनों यहाँ अमेरिका में पढ़ी हैं। एक तो इंडिया में है लेकिन बाकी 2 यहाँ हैं, और तीनों आईवी लीग कॉलेजेस से पढ़ी हैं, हार्वर्ड प्रिंसटन जैसे कॉलेजेस से पढ़ी हैं। तो इन्होंने जो बात अभी बताई, उन्होंने अपने जीवन में उसको अंगीकार किया है, उन्होंने उसको सोचा है, अपनी बच्चियों को बताया है। तो यहाँ पर काफी बच्चे बच्चियां हैं, तो इनकी जो एडवाइस है उसको आप आत्मसात करें, आप समझें और वैसा करें, वैसा सोचें। मीरा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा अगर आप कुछ जोड़ना चाहें तो। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद आपका, आपने मुझे भी इसमें शरीक किया और मुझे भी बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार के बच्चे जो है वो इस तरह के आयोजन से जुड़ करके और चाहते हैं अपना फ्यूचर अच्छा बनाना। मैं भी गांव की रहने वाली हूँ और मैंने भी गांव में बल्कि 5वीं क्लास तक, सच पूछिए तो प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाई की है और उसके बाद सेंट्रल स्कूल वगैरह में पढ़ाई की। लेकिन 10th और जो 12th है ये भी मैंने गांव यूपी बोर्ड से किया। तो मैं जानती हूँ कि गांव में जो बच्चे रहते हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं, और ख़ास करके लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां बाहर नहीं जा पाती हैं बहुत कुछ। हालांकि अब तो हमारे समय से अब ज़माना काफ़ी बदल गया है, तो अभी काफ़ी कुछ बच्चों ने सीखा और समझा है। तो मैं ये देखती हूँ यहाँ पर ख़ास करके पुराने समय से और अब के जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है, वो शिक्षा का स्टैंडर्ड काफ़ी जो है वो ख़त्म हो गया है एक तरह से। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे। एक्चुअली मैंने भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, मैं केमिस्ट्री में PhD हूँ, MSc BSc MSc और वहीं से मैंने किया। और इसके पहले साइंस जो है वो 10th और 12th मैंने वहाँ से किया, आजमगढ़ के एक स्कूल से किया था। तो मैंने अपने उन दिनों को मैं याद करती हूँ कि विज्ञान का जब ये प्रैक्टिकल होता था तो सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती थी और बाकायदे लैब होता था। गांव के स्कूल में मेरे इतना बढ़िया लैब था और उसमें सब कुछ सुविधा थी और टीचर्स जो है वो कराते थे, सब जानते थे। मेरी एक लड़के से बात हो रही थी जो यहाँ पटना विश्वविद्यालय में या किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो MSc का छात्र है, बॉटनी का, और उससे बात करने पे पता चला कि वो डिसेक्शन नहीं जानता है, ना उसने कभी किया है, वो यह शब्द ही नहीं सुना है। तो मतलब समझिए कि मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी कि MSc का बॉटनी का छात्र डिसेक्शन, उसने आज तक किसी स्टेम का डिसेक्शन नहीं किया है, वो ये चीज़ जानता नहीं है।
तो ये जो शिक्षा का स्टैंडर्ड जो दिनों दिन इतना नीचे गिर गया है, उसको सुधारने की दिशा में क्या सब लोग सोचते हैं, और उसमें जो परिवार जा रहा है नकल कराने, और जो परिवार जो है वो बच्चे के पीछे पीछे लगा हुआ है, तो क्योंकि उसको अच्छी शिक्षा ही नहीं मिल रही है। उसको पढ़ाने वाले जो मास्टर जी हैं, जो लोग हैं, वो कुछ जानते ही नहीं हैं, उन्हें ही नहीं पता, और ना उनका इसमें इंटरेस्ट है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो मैं कहूँगी कि किसी भी तरह से जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, या जो अच्छा जहाँ से उनको शिक्षा मिल सकती है, वो ये हासिल करें। और दूसरी चीज़, चूँकि आजकल का ज़माना काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है, इसलिए आपको बहुत सारे साधनों की भी ज़रूरत पड़ती है। अब मोटी मोटी किताबें लेकर के, जैसे मेरी बेटियां हैं, जब ये MBA वगैरह का सब एग्ज़ाम दे रही थी, उसके लिए क्या कहते हैं, विदेश जाने के लिए तमाम GMAT और इसका GRE वगैरह का, तो मैंने देखा कि तमाम वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लेकर के पढ़ रही हैं। और इसके अलावा भी जब मेरी बेटी IIT रुड़की में गई थी, तो उसको भी तैयारी करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अब 10th 12th में जो सिलेबस आ गया है वो काफ़ी वृहद है, लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप चूँकि क्वेश्चंस आते हैं तो बेसिक्स वो जानते ही नहीं हैं, उसी को रट लेते हैं, और उसी को तुक्का लगा के भिड़ गया तो भिड़ गया, नहीं भिड़ा तो फिर गए काम से। तो ये जो हमारा जो बेस जो तैयार हो रहा है ना, वो बिहार में एकदम ख़त्म है। प्राइमरी पाठशाला से ही बच्चे कुछ भी नहीं जानते, नथिंग। और आगे जब बढ़ते हैं, जब क्योंकि हर चीज़ तो अब आपको हर जगह आपको कंपटीशन में उतरना है, हर जगह रिटन टेस्ट होता है, तो वैसे में फिर वो पिछड़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और गांव में हम तो कहते हैं कि हर गांव में या हर जिले में एक इस तरह की लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ बच्चे क्या करें ना बताइए। हाँ, तो बता रहे हैं, तो हाँ, तो बच्चे अगर इस तरह का हो, इस तरह की सुविधाएं हो, नहीं अभी यहाँ पे बहुत सारे बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, वो इसके बारे में सोच सकते हैं कि हम बच्चों की ये दुविधा को ख़त्म कैसे करें। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो मन महसूस के रह जाएंगे। इसलिए इसकी दिशा में थोड़ा हम बड़ों को भी सोचना पड़ेगा, घर वालों को भी सोचना पड़ेगा, और बच्चों को तो तमाम जो इन्होंने जानकारी दी, बच्चों को अपनी क्षमता देखनी पड़ेगी। फिर अब हम किस लायक हैं, किस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, उसके लिए बचपन से ही उनको माँ बाप भी बिल्डअप करेंगे और वो खुद भी अपनी तैयारी करेंगे, तो बच्चों को तो उस दिशा में काफ़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो बड़ों के लिए मेरा एक थोड़ा सा ये था, जैसे मेरे पास भी बहुत सारी किताबें हैं और हम मन महसूस कर उनको बेच देते हैं। तो अगर इस तरह की कोई सुविधा हो तो दान करके, चाहे जैसे भी हो, हर गांव में इस तरह का एक हो जहाँ भाई बच्चे जो पढ़ लेते हैं, जो किताबें रह जाती हैं, उस तरह की किताबें चली जाएं, तो जिनके पास नहीं है कम से कम वो बच्चे पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी कुछ इन्होंने बता दिया, और मेरी तो सबको शुभकामना है। बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं इस विषय पे नहीं बोलूँगी। मेरा काफ़ी रुझान थोड़ा सा पर्यावरण और अन्य चीज़ों में रहा है। तो क्योंकि ज़माना अब सरकारी नौकरियों पे ही निर्भर रहने वाला नहीं है, अब जो भी काबिल होगा उसी की पूछ होगी, उसी को ही नौकरी मिलेगी। और अगर अपने को काबिल बनाना है तो इसके लिए बच्चों को खुद संघर्ष करना होगा, काफ़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में तो जॉब सिक्योरिटी तो आप देख ही रहे हैं, बहुत मुश्किल है जॉब सिक्योरिटी, तो धीरे धीरे हर जगह ख़त्म होती जा रही है। इसलिए काबिलियत ही मेन है, इसलिए अपने को इस तरह से मांझना तो पड़ेगा ही, और माँ बाप को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। मीरा जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बशीर जी, मैडम के लिए। हाँ, बोलिए बशीर जी। एक मिनट बशीर जी, एक मिनट। सो मीरा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। आपने जो कहा वो एकदम सही है, और आप अनुभवी हैं इस मामले में, इसलिए इसका ध्यान हम सबों करना चाहिए, जो भी गार्जियन लोग हैं। तो एक बात तो निश्चित है, और वो है परिश्रम, और वो बार बार इसलिए दोहराया जाता है कि जो बच्चे बच्चियां यहाँ पर हैं वो मेहनत करें, क्योंकि
सरकारी नौकरी या जॉब सिक्योरिटीज नाम की कोई चीज अब रहने वाली नहीं है बिहार में या कहीं भी दुनिया में, कहीं भी। वो आपको अपनी काबिलियत के आधार पर ही करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं। बशीर जी इसके बाद कुछ कहना चाहते हैं और मैं चाहूंगा कि इसके बाद बच्चे सवाल पूछें। बशीर जी के बाद। हाँ बोल जी बशीर जी नमस्कार। बोलिए। नमस्कार। मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा और तिवारी जी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैडम का जो उन्होंने कहा है बहुत पर्टिनेंट चीज कहा है, और एक प्रोग्राम आप लोग रखिए और मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ये नेचर पे और पर्यावरण पे जो बात कर रही हैं, इनका बहुत बड़ा हॉबी है गार्डनिंग का। तो आउट ऑफ जो लड़के इवन जो नौकरी की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचें अगर, और इस पे हम लोग रिक्वेस्ट करें मैडम को कि वो एक दिन ये इस सब्जेक्ट पे बताएं। इससे बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और नेचर के लिए बहुत बड़ा काम भी हो सकता है। और शी इज मास्टर। अगर आप कभी अगर आप इनका गार्डन और इनकी हार्ड वर्किंग देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कोई भी होगा उतना अच्छा मेंटेन और इतना मेहनत करती हैं, धन्यवाद तो धन्यवाद। इमेजिन नहीं किया जा सकता है, और ये एक प्रोफेशन भी हो सकता है। ऐसा करेंगे बशीर जी, ऐसा करेंगे। मतलब हम लोगों का प्रोग्राम ये सब है, बच्चों को जिस तरीके से भी जोड़ें, क्योंकि फ्यूचर में पर्यावरण बहुत बड़ी बात है। मैं तो उससे एनर्जी से एकदम जुड़ा हुआ हूँ, रात दिन हमारा वही काम है। तो नेक्स्ट अब तो नए सब्जेक्ट्स आते जा रहे हैं ना, नया फील्ड उभर रहा है। जैसे अब डिजास्टर मैनेजमेंट आने वाले समय में बहुत उभर के आएगा, उसी तरह से अभी सस्टेनेबल जो लिविंग है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आएंगी। तो अब बच्चों को थोड़ा सा ना फ्यूचर में फ्यूचर हमारा कैसा होगा, फ्यूचर हमारा कैसा हो, एक सेकंड जरा इसको सा सोचते हुए नई चीजें भी आनी चाहिए। नीरा जी और बशीर जी और व्यास जी, एक रिक्वेस्ट है कि जो आपका सजेशन है, चूंकि आप तिवारी जी से जुड़े हुए हैं, तो वो टॉपिक का सजेशन दे दीजिए, फिर हम उसको जरूर लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जिससे भी हमारे समाज का उत्थान हो, हमारे चीज का विकास हो, उसको हम जरूर जोड़ना चाहेंगे। आज के टॉपिक पे हमें रहना चाहिए, नहीं तो फिर सभी लोग डिसकंटेंट हो जाएंगे। तो आज के टॉपिक पे मैं चाहता हूं कि अभी बच्चे या गार्जियन कोई भी जो भी प्रश्न हो, पहले प्रश्न पूछिए। ऐसे सौरभ ने 2 प्रश्न पूछा है, तो वो मैं पूछूंगा। अगर प्रश्न की कमी हुई तो सौरभ वाला प्रश्न मैं पूछूंगा, या सौरभ खुद पूछ सकता है। बाकी लोग आप लोग प्रश्न पूछना शुरू करें। का मतलब सभी लोग या तो सो रहे थे या सब कुछ इतने अच्छी तरह समझ गए कि प्रश्न नहीं है। शिव कुमार जी केवल हिम्मत बढ़ाने के लिए एक बात कह रहा हूँ कि आंचल पढ़ती रही है हमारे साथ, 2-3 सत्र में पढ़ी है, और उसके कुछ दोस्त भी शायद यहाँ, उसका भाई यहाँ है। तो मैं जरा आंचल से खासकर पूछना चाहता हूँ कि उसने कुछ समझा, उसको कोई सवाल है या नहीं। आंचल, तुम्हारा कोई सवाल है या आदित्य का? यस सर। तुम्हारा कोई सवाल है? तुम सुनी हो क्या बताया, या आदित्य ने, उसका कोई सवाल है? नो सर। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैं ये तुम लोगों का हिम्मत बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने तुमको नाम लेके पूछा। बाकी बच्चे, कोई सवाल है किसी का? सुरेंद्र जी, सौरभ ने 2 सवाल पूछा है, सौरभ पूछो। गुड इवनिंग सर, आई एम गौरव कुमार from Chanda. Right now I am working in Coal India Limited as an assistant manager marketing and sales in Asansol, West Bengal. Sir, I would like to thank Vyas sir for his highly informative webinar, and I was very much benefited from it. I got to know many new things which I didn't know earlier. Gaurav, sir, I would like in to Hindi. Please talk in Hindi if possible. Sir. Okay, sir.
सर मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाकर मैं अपना सवाल पूछना चाहूंगा। एक कुछ दिन पहले नहीं, लगभग 6 से 1 साल पहले मैं यहाँ बंगाल में रहता हूँ, तो मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, तो डिस्कशन कर रहे थे हम लोग बंगाल और बिहार के ऊपर। तो बंगाली लोग बोल रहे थे बंगाल में ये है वो है, ये अच्छा है वो अच्छा है। मैं बोल रहा था बिहार में ये अच्छा है वो अच्छा है। हम बिहार को बढ़ावा दे रहे थे, वो बंगाल को बढ़ावा दे रहे थे। तो इसमें में एक बंगाली लड़का ने कहा कि बंगाल अगर इतना खराब है या अच्छा नहीं है बिहार से, तो तुम यहाँ नौकरी करने क्यों आए हो? और दूसरी बात, और वो उसने एक और पॉइंट कहा, उसने कहा कि अगर बिहार इतना ही अच्छा है, वहां से बहुत ज्यादा आईआईटीएंस निकलते हैं, आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं, और पूरे देश में हर जगह बिहारी लोग जाते हैं एज एन आईआईटी ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर, लेकिन बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? और फिर उसने एक बोला कि बिहार के लड़कों ने बिहार का साथ नहीं दिया, अच्छा कर गए, बाहर चले गए, बिहार को भूल गए। तो ये बात जो उसने बोला, ये मतलब ये मुझे फील हो गया। आई वाज मतलब थिंकिंग अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसी सोचने के दौरान फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी बिहार के लिए अगर कुछ कर सकूं, तो फिर उस थोड़ा बहुत छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने सोचा कि मैं बीपीएससी को मैं ज्वाइन कर सकता हूं एज एन बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो मुझे इसी के बारे में सर थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए कि अगर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बीपीएससी के थ्रू ज्वाइन करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं और क्या मार्गदर्शन है? और दूसरा है सर कि सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द जॉब्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एन एसडीएम इफ सेलेक्टेड इन बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस? थैंक यू सर। आपकी एज क्या है अभी? 32 इयर्स। तो अब आपके पास चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम एज है, मैं समझता हूँ कि शायद जनरल के लिए 32 से थोड़ा सा कुछ ज्यादा होगा। इसलिए पहला तो है कि आप 37 इयर्स सर। हाँ, जनरल के लिए 37 इयर्स है। वो इतना बढ़ा दिया, बूढ़े लोग अब आने लगे। तो बेहतर ये है कि अब आप 37 इयर्स पर आने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। तो कारण बड़ा स्पष्ट है। 60 में रिटायरमेंट की एज है। अगर आप मान लिया जाए कि 23, 24, 25 साल की नौकरी करेंगे, तो आप अपने करियर में बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे। जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो लोग हैं, मैं पहले बता दूं कि वे आजकल सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है। पहले सीओ बीडीओ बनाए जाते थे, तब सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनाए जाते हैं। उनकी पोस्टिंग जिले में होती है या फिर एडिशनल एसडीएम ग्रुप में सब डिविजन्स में होती है, और फिर वहीं से आगे बढ़ते उनका प्रमोशन होता जाता है। तो आपका 25 और जो प्रमोशन होता है, एससीआर अगर बढ़िया हुआ, अगर काम अच्छा किया, तो उनका आईएएस में भी सिलेक्शन होता है। 33% जो सीट्स आईएएस में है स्टेट कैडर में, वो वहाँ जाता है, तो वो कलेक्टर बन जाते हैं। अदरवाइज नीचे वो एडीएम के लेवल तक पहुँचते हैं, और यदि उनकी सेवा ज़्यादा हुई तो सचिवालय में आकर के फिर वो स्पेशल सेक्रेटरी लेवल तक पहुँचते हैं। तो मैं तो हमेशा सलाह दूंगा और बच्चों को भी दूंगा कि यदि इन सेवाओं में आना हो, तो इन सेवाओं में आने के लिए जब एज अभी कम हो, जैसे मैं आईएएस में आने के पहले 2 साल में आईपीएस में था, और मैं रियलाइज़ करता हूं कि अगर मैं आईपीएस में रहता अपनी स्टेट में, तो मैं डीजी पुलिस वहाँ बनता। हो सकता है कि डीजी पुलिस सरकार नहीं बनाती तो उस रैंक में जाता। यहाँ पर भी मैं चीफ सेक्रेटरी के रैंक में पहुँच गया। इसलिए पहुँच गया कि मेरा 2 ही साल बर्बाद हुआ था, लेकिन मेरे बहुत सारे बैचमेट्स जिनका 2 साल बर्बाद नहीं हो सका, जो शुरू में आ गए, उसमें से एक पट्टा तो अभी कैबिनेट सेक्रेटरी है भारत सरकार का। हमारा ही बैचमेट एक कैबिनेट सेक्रेटरी है, और हमारे बैचमेट्स डिफेंस और तमाम में सेक्रेटरी रहे। हम वहाँ नहीं सब पहुँच पाए, क्योंकि हमारी एज जो है सो, जो मैं सेवा में गया था उस समय में 26 साल का हो गया था, जबकि वो लोग 22 साल में पहुँच गए। तो 4 साल हमसे एक्स्ट्रा था। तो ये शुरुआती दौर में पता नहीं चलता। पहले तो जोश रहता कि चलो सिलेक्शन हो जाना चाहिए यार, पुलिस छोड़ के मारो, उसमें जाओ, तो पहली बात तो ये है, आपको मैं निराश नहीं करना चाहता, लेकिन करना चाहता हूँ। अगर आप एडीएम लेवल पर से ही संतुष्ट हैं, तो आदमी का अपने चॉइस की बात है, तो निश्चित तौर से आप उस परीक्षा के जो सिलेबस है, बीपीएससी के वेबसाइट पर जाइएगा, आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। कुछ सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा, और उस सब्जेक्ट में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसका पहले प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई करते हैं उनको फिर मेंस में एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है।
जो मेंस में क्वालिफाई कर जाते हैं फिर उनका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू और मेंस के रिटन नंबर को मिला करके मेरिट लिस्ट निकलती है, और उसके आधार पे आपकी पोस्टिंग होती है। तो आप जो है सो उसमें विषय चुन लीजिए। जनरल स्टडीज़ पर बहुत उसमें ध्यान दिया जाता है, जनरल स्टडीज़ का भी पेपर होता है। तो कितने पेपर्स हैं आपको बीपीएससी के वेबसाइट पे जाने से पता चल जाएगा। आजकल तो गूगल से सब कुछ सुलभ है, मिल जाता है, इसलिए आप वहाँ से इस चीज़ों की जानकारी ले लें। और 32 साल के हो गए तो आप कोशिश कीजिए कि अगले साल बैठ जाइए, ताकि आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप 33 साल में बैठते हैं तो 34 साल में रिजल्ट आएगा, साल भर बाद रिजल्ट आता है, तो आप 34 साल में आ जाएंगे तो आपके पास 26 साल बचेगा। तो ये सोचते हुए आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? सर गौरव कश्यप। बोलो गौरव, पूछो। सर मैं तो अरवल जिले के रामपुर चाय गांव से मतलब अभी हूँ, और मैं अपने जो भी मुझे ये मोटिवेट किए हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं इसमें, हालांकि मेरे भाभी मुझे मोटिवेट किए कि नहीं गौरव आप भी इसमें ज्वाइन करें। सुबह में ही कॉल आया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सर मेरा एम जो है, मैं अभी क्लास 12 में पढ़ता हूँ रांची में रहकर सर, और मेरा एम जो है मेरा आईएएस ऑफिसर कंप्लीट यूपीएससी क्रैक करने का मेरा सपना है, जज्बा है, मतलब करना है हमको। तो सर मुझे बस ये चाहिए कि मुझे तो ऐसे गाइडलाइन के लिए मैं भी अपने आप को मतलब एक हर मतलब ढांचा या एक को भी कहें मोबाइल यूट्यूब पर मतलब अपना जो भी जुनून है उसके प्रति लगे रहते हैं। लेकिन जब पता चला कि ऐसा वेबिनार होने वाला है या सुबह आज होने वाला है, तो मैंने अपना टाइम निकाला नहीं मतलब सुनिश्चित किया कि नहीं हमको किसी भी हाल में ये वेबिनार को ज्वाइन करना है। तो सर काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि मतलब ऐसे मेरे जो हैं, तो मुझे सर एक गाइडलाइन चाहिए कि सर आगे की स्टडी कैसे मतलब आगे करें। इस पे हम एक आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है? व्यास जी एक सेकंड जरा, सॉरी आपको मैं रोक रहा हूँ। हमने एक वेबिनार केवल इसी टॉपिक पे किया था, और मैं सोच रहा हूँ डिमांड देखते हुए कि आप लोग मुझे अपना सुझाव दें, फिर व्यास जी को हम बुलाएंगे, जिसमें केवल फोकस होगा यूपीएससी एग्जाम और बीपीएससी एग्जाम, और बाकी चीज़ फोकस नहीं होगा उसमें। अभी व्यास जी आप जवाब दे दीजिए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये डिमांड देखते हुए कि एक इसी पे फोकस करके किया जाए। लेकिन मेरे को चाहिए रेफरेंस, जैसे आप गौरव बता रहे हैं या धर्मेंद्र जी के बेटे बता रहे हैं, आप लोग मेरे को लिखिएगा तभी मेरे को पता लगे इसका डिमांड है। तो एक हम करेंगे, व्यास जी को ही बुला लेंगे या किसी और को बुला लेंगे, जिसको भी आना हो। व्यास जी आ जाएंगे, बहुत लोग आएंगे जो आपको गाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए फोकस डिस्कशन होगा। अभी शॉर्ट में व्यास जी अगर आप जवाब दे सके, गाइड कर सके। तो मैं गौरव कश्यप से जानना चाहूँगा कि बाबू तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? सर अभी तो मेरा +2 का एग्जाम नहीं, पोस्टपोन डेट कर दिया गया। इसी साल मेरा +2 का एग्जाम है। इसका मतलब जो विषय तुम पढ़ते हो +2 में, उसमें कौन सा विषय तुमको पसंद है, जिसमें तुमको लगता है कि मैं इंटरेस्ट है मेरा, मैं अच्छा जानता हूँ, कौन सा विषय है? सर बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, दो मतलब सब्जेक्ट तो अकाउंट भी है, लेकिन मेन पढ़ने में मजा या अपना जुनून जो है मतलब बिजनेस स्टडी और अकाउंटिंग में लगता है। ओके, तो बिजनेस स्टडीज तो पेपर आईएएस में नहीं रहता, इकोनॉमिक्स रहता है, ठीक है। तो इसलिए तुम अगर अच्छे नंबर +2 में आ जाते हैं तो मेरी सलाह होगी कि तुम इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करने के बारे में दिल्ली में हिंदू कॉलेज है या स्टीफेंस में हो जाए तो सोने में सुहागा, या कोई भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में हो जाए, डिपेंड करता है तुम्हारा मार्क्स कितना होगा। जो इकोनॉमिक्स का जो एडमिशन का जो मार्क्स है वो काफ़ी, चूँकि मेरी बेटियों ने इकोनॉमिक्स में किया है, हिंदू से किया था, तो मैं जानता हूँ कि उस समय तो आज से पहले की बात है, तो उस समय जितना मेरिट थी और मेरिट काफ़ी बढ़ गई। अगर तुम 98-99% स्कोर कर सकते हो तो तुम्हें इकोनॉमिक्स मिल सकता है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम उस पर फोकस करके ग्रेजुएशन कर लो, और जो पेपर्स आते हैं अभी आज की तारीख में एक सब्जेक्ट रह गया। हम लोग के समय में 2 सब्जेक्ट था, उसके पहले और ज़्यादा सब्जेक्ट होता था, और उसमें पेपर्स आएंगे
और जनरल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिखना भी आजकल आ रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो रहा है, तो तुम यूपीएससी के वेबसाइट पर जा करके और डाउनलोड कर सकते हो क्या क्या उसका सिलेबस है, और उस सिलेबस के आधार पे तुम अभी से ही, चूंकि मेरी जानकारी ये है कि जब हम लोग का सिलेक्शन हुआ था तो पता चला कि जो दिल्ली में जो लोग पढ़ते थे, बच्चे जो जिनके पिता इन सेवाओं में थे, उन्होंने हाई स्कूल से तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो जनरल स्टडीज़ की तो तैयारी तुम बाकायदा कर सकते हो, तो वो जनरल स्टडीज़ को पढ़ना शुरू कर दो। उसकी किताबें हैं, उसमें करंट अफेयर्स है। हमारे समय में तो जनरली उसमें जो एससीईआरटी की किताबें होती थी, अब शायद वो चेंज हो गई होंगी, तो पता चल जाएगा क्या क्या उसमें जनरल स्टडीज़ में है, तो उसका ध्यान शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन शुरू नहीं करना मेरा ऑलरेडी। हाँ, लेकिन तुम फिर बिजनेस स्टडीज़ वगैरह में इंटरेस्ट है तो तुम्हें फिर मेरी सलाह होगी कि तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह की तरफ जाने पर भी सोचना चाहिए। सर आप जो बोले हैं कि अभी से स्टार्ट करने के लिए, तो मैं सर मैट्रिक एग्जाम देने के बाद से सर मेरे मतलब मन में कॉमर्स लिए, और उसके बाद मुझे ख्याल आया कि नहीं मुझे यूपीएससी करना चाहिए, और उस टाइम से सर अभी जनरल स्टडी या फिर नहीं, कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स तुम्हारा अगर अच्छा है तो इकोनॉमिक्स इज ए वेरी गुड सब्जेक्ट फॉर द कॉम्पिटिशंस। यस, ओके सर, थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न? पूछा? हाँ पूछा सर, मैं हर्ष कुमार। हेलो। हाँ पूछो हर्ष। सर मैं पूछना, मुझे अभी मैं भी क्लास 12th में पढ़ रहा हूँ, अभी मैं भी क्लास 12th में पढ़ रहा हूँ। मुझे आईआईटी के लिए पढ़ना है, आईआईटी में जाना है, तो उसके लिए कैसे तैयारी करना होगा? आईआईटी में जाना है तो बाबू इस साल एग्जाम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? हाँ, एक दिया था अभी, मई अप्रैल मई मार्च दिया था। शब्द अगर तुम्हें दिमाग में रहेगा तो कैसे आईआईटी में बैठोगे? आईआईटी में बैठने के लिए एगो को एक कहना शुरू करो, शब्दों का भी अच्छा उपयोग करो। ऐसा है कि मेरी सलाह ये होगी कि आजकल आईआईटी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो तुम निश्चित तौर से कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो कोचिंग वाले लड़के काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कराया जा रहा है। पटना में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर 12th कर लोगे तो 12th ही क्वालिफाइंग है आईआईटी के लिए। तो अब तुम इसके बाद अगर एडमिशन लेते हो कहीं पे तो तुम्हारा स्वाभाविक सी बात है ध्यान अलग दिशा में चला जाएगा, या तुम पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लो, डिपेंडिंग कि तुम्हारा नंबर कैसा रहता है। तो पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया तो तुम यहाँ पे कोचिंग भी ज्वाइन कर लो और अगले साल आईआईटी में बैठ जाओ। यस सर, थैंक यू सर। मैं उसमें थोड़ा सा और जोड़ बता देता हूँ कि हमारे वेबसाइट पे एक लिंक दिया हुआ है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एचआरडी मिनिस्ट्री ने आईआईटी दिल्ली को फंड दिया था ताकि जी एग्जाम के लिए वीडियो बनाया जाए, और हर एक सब्जेक्ट पे कम से कम 100-150 वीडियो बना हुआ है। उसका लिंक हमारे वेबसाइट पे दिया हुआ है, और वो वीडियो मैंने पर्सनली वॉच किया है। दे आर वेरी गुड, मेड बाय आईआईटी प्रोफेसर लोगों ने बनाया है। तो एक तो वो कर सकते हो, और बाकी जो व्यास जी बताए वो भी गाइडलाइंस के लिए है। जी दीपिका जी आप पूछिए। Sir, good evening, sir. I'm Deepika Ji, belong from village Chanda, Arwal, Bihar. Sir, 4 months ago, I was staying in Kolkata and working in a IT firm, sir. But within this 4 years, I got married and I have to shift to the Ranchi. Sir, can you please suggest me something or guide me how to find a government job in IT field, sir? And especially which is available in Ranchi or in Jharkhand? नहीं, रांची के बारे में तो बेटा मैं नहीं बता सकता, मैं तो बिहार में हूँ। बिहार को मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर भी बेल्ट्रान जैसी संस्था जरूर होगी, जेल्ट्रान उसका नाम होगा। एक तो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, और दूसरा जो जैसे हमारे यहाँ बिहार प्रादेशिक सुधार मिशन सोसाइटी है, वैसे वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की कोई सोसाइटी होगी जहाँ से तुम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स बन सकते हो। ये 2 वहाँ पर भी जरूर होना चाहिए। वहाँ मालूम करो कि उसका नाम क्या है, तो तुम आईटी फील्ड में जा सकते हो। और वैसे भी वहाँ तो काफ़ी पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो।
मतलब तुम आईटी में क्या पढ़ाई किए हो? सर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और मैं इससे पहले वेब डिजाइनिंग जिस कंपनी में थी उसमें वेब डेवलपिंग और मेंटेनेंस तुम के सेक्टर में इतना वेल क्वालिफाइड हो तो वहाँ पर तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स हैं, वहाँ पे अप्लाई करो, तब बाकी छोटा मोटा छोड़ो, उसमें अप्लाई करो। सर एक्चुअली यहाँ का आईटी सेक्टर उतना वेल डेवलप नहीं है जैसे कोलकाता में था, और कोलकाता में भी कुछ खास नहीं था, बट क्योंकि फिर भी गवर्नमेंट था। सेक्टर में तो उस तरह के पद न बिहार में स्वीकृत हुए हैं जो तुम्हारे लेवल का है। हम लोग ट्रांसपोर्ट में थे तो हम लोगों ने कुछ पद स्वीकृत किया हुआ था, लेकिन बाद में फिर वो जैसे प्रोग्रामर वगैरह का जो पद है, लेकिन वो प्रोग्रामर वगैरह का पद जो है सो बहुत संख्या में कम है, और बाकायदा उसका वही जैसे हमारे यहाँ तकनीकी सेवा आयोग से निकलता होगा, हमें तो वो फ्यू एंड फार बिटवीन है। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की जो वहाँ फर्म्स हैं, टाटा वगैरह में, टिस्को में है, वहाँ पे कोशिश करना चाहिए आपको। वहाँ ज़रूर इस तरह के अच्छे पद होंगे, क्योंकि तुम इंजीनियर हो। दीपिका जी, आप मेरे से अलग से बात कर सकती हैं, और हम बहुत सारे आईटी वाले को जानते हैं, तो वी कैन टॉक। अभी इससे बात नहीं थैंक यू करेंगे। सर। मैं भी आईटी का हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। शिव कुमार जी, एक चीज जो दिमाग में आ रही है कि, एंड आई डोंट वांट टू पुट अरुण जी ऑन स्पॉट, बट आई जस्ट डिड। सो अरुण जी इज हियर, मे बी शी कैन ऐड समथिंग टू इट। एंड मुझे मालूम है कि आप और दीपिका जब बात करेंगी तो आई थिंक यू विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू हर। लेकिन अरुण जी चूंकि रांची में हैं, मे बी ही कैन ऐड फ्यू थिंग्स हियर। अरुण जी, कैन यू स्पीक? आर यू लिसनिंग टू अस? हाँ, अरुण सुन रहा है। अरुण म्यूट पे हो। खैर कोई बात नहीं, दीपिका जी को मैं अरुण से जोड़ दूंगा बाद में। ठीक है। दीपिका जी, आप मेरा नंबर जिसके थ्रू भी आपको ये लिंक मिला है, आस्क देम टू गेट माय कांटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड वी कैन टॉक। थैंक यू सर। और किसी को कोई प्रश्न? Shivkumar, Saurav here. I have 2 questions. Yeah, go ahead, Saurav. Yes, sir. Because you, Suren sir, and few other people have relocated to foreign country. So regarding that, I had 2 questions. When young people like us move to a foreign country in search of job or after the job, how they should cope up with the social and cultural changes? And the second question is, after engineering or after having the basic bachelor degree, what higher degree should we take so that a youngster like us can also get promoted to the higher leadership job as you all people have? Saurabh, before answering that question, let's focus on Bihar first. Any other question related to jobs in Bihar, then we will come to your question. And as I wrote in the chat window, if we are not able to answer now, then you reach out to me. I will talk to you in detail, and I will allow other people also to talk to you in detail. But let's get to Bihar first, and then we will answer that question. Come to that question. Okay, sure, sir. Thank you, sir. बिहार रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो व्यास जी के लिए, नीरा जी के लिए, वशिष्ठ जी के लिए, तो प्लीज गो अहेड। अब इस क्वेश्चन का जवाब अगर मैं देना चाहूं, अभी तो ज़्यादा तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा जवाब दे सकता हूं। तो मैं ये कहता हूं सौरभ, सबसे पहले कि आप किस लाइन में काम कर रहे हो। हर एक कंट्री का अलग अलग तरीका है फॉरेनर को लाने का, एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। तो मैं यूएस के बारे में और कनाडा के बारे में बोल सकता हूँ, यूरोप के बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और इस पे भी हमने एक वेबिनार किया था, लेकिन हम फिर से वेबिनार कर सकते हैं। जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो तो रहेगा, वो इंडिया में भी है। जैसे कि अभी दूसरे सौरभ जी ने कहा था, सौरभ जी या गौरव जी ने कहा था शायद, जो बंगाल में काम कर रहे हैं, कि वहाँ भी तो तुम बंगाली हो, हम बिहारी हैं, बंगाल अच्छा है, बिहार अच्छा है, तुम अपर कास्ट हो, हम लोअर कास्ट हैं, तुम अमीर हो, हम गरीब हैं। वो डिवीजन सब जगह है, सब जगह रहेगा। उसको डील करने का एक ही तरीका है, कुछ हद तक आपको उसको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा।
अपने जमीन पे खड़ा रहना आना चाहिए। हम लोग जिस जगह पे हैं अमेरिका में, तिवारी जी और मैं, वहाँ पे ये फीलिंग बहुत कम है। और वर्क प्लेस में वो ह्यूमन नेचर है कि थोड़ा सा बायस है, बट नॉट अपेरेंट, हिडन बायसनेस है। कहने का मतलब कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, तो अगर कंपटीशन है 2 व्यक्ति में और एक इंडियन का क्वालिफिकेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं 20 के बजाय 22 है और एक वाइट 19 है, तो चांस है कि वाइट को मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे इलाके में दिखाई नहीं पड़ता है। बाकी जो कल्चरल एस्पेक्ट है, हमारे फूड हैबिट, हमारे ड्रेस कोड, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज जो एक्सेंट है, वो सब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है जहाँ पे हम लोग हैं। तिवारी जी कुछ आप ऐड करेंगे कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में? एक चीज हम कहना चाहेंगे कि सौरभ जी का जो सवाल है ना, उसके पीछे हम बिहारियों का एक डर है, और वो डर है कि हम बाहर फिट कर पाएंगे कि नहीं। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। मेरे एक बहुत ऐसे दोस्त हैं जो किसी स्टेट के राजकुमार हैं, एक्चुअली काफी आगे बढ़े हुए लोग थे, पहले भी आज भी हैं। तो उनका बड़ा डर था कि हम अमेरिका आएंगे तो कैसे होगा, ये हम कैसा लगेगा। तो ये हम लोगों के मन में डर है, ये बता रहा हूँ। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट के आने से दुनिया एक छोटी सी गांव बन गई है, और आप कहीं भी जाइए, अगर आपकी काबिलियत है तो आप जरूर वहां पसंद किए जाएंगे। आपकी भाषा, आप कहाँ के हैं, उन सबों का असर थोड़ा सा रहेगा, लेकिन उसका ज्यादा असर अल्टीमेटली नहीं रहेगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि पक्का पूर्णिया से हैं और सारा एक्सेंट पूर्णिया का है या भोजपुर का है। दूसरे हमारे दोस्त हैं पूर्णिया वाले जो लड़के हैं, वो मेरे ख्याल से हार्डली 25 साल के होंगे, लेकिन वो जर्मनी में इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतने अच्छे मैनेजमेंट पोजीशन पर हैं। तो उनको जर्मन नहीं आती है, संपर्क भाषा केवल अंग्रेजी है, वो भी अंग्रेजी वो पूरा पूर्णिया वाले एक्सेंट में बोलते हैं, लेकिन जो काम वो करते हैं वो इतना अच्छा है कि बहुत ही उनकी इज्जत है। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि इस बात से हम लोग संकुचित ना हो कि हमारा कल्चरल एस्पेक्ट वहाँ एक्सेप्टेड होगा या नहीं। वो बात पहले थी, आज से 20, 25, 40 साल पहले वो बात थी। जब हम लोग यहाँ आए थे तो थोड़ा डर लगता था, और वो डर स्वाभाविक है, संकोच स्वाभाविक है। लेकिन अब इंटरनेट के कारण इतना ज्यादा फैलाव हुआ है कि कोई भी कहीं भी एक्सेप्टेड है अगर उसके पास काबिलियत हो। और हम लोगों का यही प्रयास है इस फोरम का कि इस बात को समझे हम लोग कि दुनिया इतनी छोटी हो गई है, तो हम बिहारियों को या हमारे जैसे लोगों को, जो दूसरे जगह के लोग हैं, गांव के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, मैंने हमारा जो हिंदी बेल्ट है उसमें थोड़ा संकुचन होता है, तो उसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पर कई लोग हैं जो हमारे जैसे बैकग्राउंड के हैं, त्रिपाठी जी हैं, दूसरे लोग हैं, शर्मा जी हैं, ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे हैं, और वो इसलिए कि इनकी काबिलियत बहुत ज्यादा है, और अब तो वो और भी ज्यादा इज्जत होगी। तो आप सौरभ जी इस बात की चिंता न करें कि कल्चरल प्रॉब्लम क्या है, कुछ आदतों की प्रॉब्लम है। एक वाकया आपको देता हूँ, एक साधारण सा एग्जाम्पल। हम लोग जब इंडिया में अगर 2 आदमी एक ही साथ दरवाजे पर पहुंचे तो इस भोर में रहते हैं कि कौन पहले जाए। आम जगहों पर आजकल की दुनिया में ये होता है कि दरवाजा दूसरे के लिए खोल दीजिए ताकि वो पहले चला जाए, आप उसके पीछे जाइए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आदतों की, वो हमें सुधारनी होगी, और वो देख के सुधर जाता है। अगर 2 आदमी बोलना चाहता है तो पहले कोई किसी और को बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। तो ये जो नॉर्मल आदत की चीजें हैं वो हमें सुधारनी चाहिए। इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम क्या खाना खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब की चिंता नहीं है। और सौरभ, दूसरा प्रश्न, होपफुली यू गॉट सम आइडिया, और इसके बारे में अगर जब नौबत आएगी आने की तो बात करना। हम लोग वी आर देयर टू गाइड यू, एंड देयर लॉट ऑफ पीपल इन यूएस एट लीस्ट एंड एवरीवेयर दैट दे कैन गाइड यू। और सब जगह एक ग्रुप बना हुआ नेटवर्क है, यू कैन ऑलवेज गेट एसोसिएटेड विद दैट ग्रुप। नहीं, इसमें तो हम ऐड करना चाहेंगे सौरभ जी को। जी जी जी। हाँ, देखिए, बीइंग ए बिहारी और बीइंग ए इंटेलेक्चुअल,
बशिष जी आपका और कैपेबल पर्सन, बशिष जी ये आपका आदत बशिष जी आपका हाथ कैमरे पे है, इसलिए आपका फोटो आधा ही आ रहा है। Okay, I'm sorry. So, being a smart people and particularly being a Bihari, ये चीज हम लोग बाहर की तो बात छोड़ दीजिए, आउटसाइड बिहार भी ये बात बिहारियों के लिए बहुत ज्यादा, they were not welcomed. But आज बिहारियों ने खास करके सभी लोग जितने लोग हैं इनके अलावा सबने अपनी अपनी जगह बना ली है अपने जगह पे, और वो इसलिए लाइक किए जाते हैं कि दे आर परफॉर्मर्स एंड दे आर ग्रेट परफॉर्मर्स। सो ये एक हैबिट अब बनानी होगी और इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना होगा, बिकॉज यू आर इंक्रोचिंग समबडी जॉब बिकॉज ऑफ योर कैपेबिलिटी। ये चीज को बैक ऑफ माइंड में रखते हुए यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ये होना ही होना है और इससे और आगे होना है, अभी और बढ़ेगा। इस चीज को ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, और इस चीज को इस चीज से इसके लिए हतोत्साह नहीं होना है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड यू हैव टू रियली फाइट फॉर इट टू अर्न योर ब्रेड। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट। थैंक यू बशिष जी। सौरभ यू गॉट समथिंग? हाँ एमपी सर त्रिपाठी जी आप बोलेंगे या मृत्युंजय? नहीं उनको बोलने दीजिए। ठीक है, मृत्युंजय जी आप कंट्रीब्यूट कीजिए। आज बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी और शिव कुमार जी। मैं बहुत ही इंटेंटली सब सुन रहा था, और बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी को और उनकी और नीरा जी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाम जो सुने थे। नहीं सही है, मीरा जी इनका नाम है। उसका नाम मीरा मिश्रा है, मीरा व्यास नहीं है, तिवारी जी ने कह दिया था। जी हाँ नमस्कार नमस्कार, इसलिए अपना नाम इनको नहीं दिया है। आपने हम तो इस वानप्रस्थ ग्रुप से, वानप्रस्थ यज्ञ ग्रुप से इधर हाल साल में ही मैं जुड़ा हूँ। जैसे उस समय तो जैसे तिवारी जी ने बताया आज करीब 50 साल हो गया, और बहुत ही पार एक्सेलेंस कहना चाहिए। आपका आज का ये जो वक्तव्य हुआ, आपका जो प्रेजेंटेशन था, इट वाज far better than I can now put even words onto that. So thank you very much for that. I saw one of the reason I got so connected with, impressed with, inspired with, I would say, because you had combination of both education part पे तो आपका admonition जो था, so very inspiring kind of thing, and that's where my life experience as well as contributions has been. So I'm very grateful to hear in a very practical words जो आपने इन बच्चों के लिए आज उनको बताया। खाली बच्चों ही के लिए नहीं, उनके परिवार के लिए, उनके गार्जियंस के लिए आपने काफी अच्छा background दिया. As a matter of fact, I was hoping myself, I'm hoping along the way that ये ग्रुप जो है वानप्रस्थ का, वो एजुकेशन पे जितना आपने जोर दिया है उसको उस प्रपोर्शन में लाने की कोशिश करें. बेसिकली रिक्वेस्ट तो तिवारी जी और शिव कुमार जी से है, हाई क्वालिटी एजुकेशन, नॉट जस्ट वही आप भी कह रहे थे, आपकी नीरा जी भी का बॉय that was so good, so impressive. Education is the only solution. Education is equalizer. जितने सारे डिस्पेरिटीज हैं, करप्शंस हैं, ये हैं वो हैं, जॉब satisfaction है, the only bottom line education in my way of thinking and reasoning, and उस पे खैर कभी डिबेट हो सकता है, and I will be glad to get into that. Education, no compromise with that, hard work, ये वो सब जितने young generations में हैं, they should not cut short.
on getting the highest quality education, getting highest quality education and working for highest quality education, very honestly and in a hard way. So I'm very inspired. Let me say thank you, very much for your participation. और एक मेरा ध्यान एक चीज पर गया, उसके लिए एक प्रश्न है, उसको शायद आपसे बाद में हमको कनेक्ट होकर के बात करनी पड़ेगी। आपने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया कि वो अर्थक्वेक रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट में, चूंकि आप उसके इंचार्ज वगैरह भी आप हैं बिहार में, उसका कोई यूनिट है बिहार गवर्नमेंट में, इसलिए मैं ये थोड़ा सा पर्सनल मेरा है। वो हम गया में मगध की जो बात चर्चा आप कर रहे थे, गया में हम एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो सब मेरा भी ध्यान उस पर तो गया था कि बिल्डिंग बनना चाहिए, अर्थक्वेक वगैरह उस एरिया में नेपाल वगैरह के थ्रू आया करता है। तो सोर्स रिसोर्स क्या है, जो थोड़ा सा जो वेरी स्पेसिफिक वे, उनका जैसे एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या है, तो इसकी चर्चा अभी आपसे शायद हम समय नहीं मांगेंगे, क्योंकि नहीं तो शिव कुमार जी को थोड़ा सा परेशानी महसूस। जिना आपने मेरे मन लायक बात कही है और हमसे रिलेटेड है, इसलिए शिव कुमार जी से क्षमा मांगते हुए मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप कोरोना की पोजीशन थोड़ी ठीक हो जाए जी, तो आप कृपया पटना पधारें। BSDMA का हमारा ऑफिस पंत भवन के 2nd फ्लोर पर है। हमारे जो टेक्निकल एडवाइजर हैं जी, आप स्ट्रक्चरल जो आपकी डिजाइन होगी बिल्डिंग की, कृपया उसे लेते आएंगे, तो उसको देख करके वो थोड़ा समय लेंगे और आपको सही एडवाइस देंगे कि इसमें क्या चेंज करने की आवश्यकता है। जो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं ये बिल्कुल नोन है। 2016 में जो बिल्डिंग जो क्या कहते हैं उसको, अगर इंजीनियर जिनको हम लोग ने ट्रेन किया वो बताएंगे कि इसके बारे में बिल्डिंग कोड बनता है। तो जो बिल्डिंग कोड 2016 का था लेटेस्ट, उसमें इसकी चर्चा की गई है कि क्या क्या होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल एडवाइस कर देंगे क्या क्या होना चाहिए। तो हम लोग खुशी होगी आपकी मदद करके। शर्मा जी, बाद में हम आपको व्यास जी से संपर्क करा देंगे। वही तो हम आपसे वही आग्रह करने वाले थे तिवारी जी, उन्होंने कहा ना उनका हमको ईमेल वगैरह कुछ इस तरह का अगर दे दीजिएगा तो आप। हाँ, वो सब कोई बात नहीं, वो सब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, and good luck to all of you young generation, students that अब बड़ा अच्छा सब सवाल उनसे हम बेसिकली वही सुनना चाहे, हम कुछ बोल नहीं रहे थे, इसलिए कि सबसे पहले बच्चों को जितना पूछताछ करना है उनको करना चाहिए। और बहुत सुंदर चीजें समझ में आई। सो I'm all with you guys, whatever we can do, I can do especially, and all of us can do. त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है समय मैं उनका आंसर जो उन्होंने कहा था फॉरेन रिलोकेशन के लिए, एक तो मैं कह रहा हूं कि कनाडा का अगर उनका हो या और किसी का हो तो मैं उसके लिए सहयोग कर सकता हूं। और यंग जो बच्चे हैं अभी कनाडा में सबसे ज्यादा अगर स्टडी के लिए यहाँ पर 1 साल के लिए आए तो उनके लिए रिलोकेशन बहुत आसान हो जाता है। दूसरा जो पर्सपेक्टिव जो था सौरभ जी का वो बिल्कुल सही है। मैं गांव से रहने वाला हूं, जालौन बुंदेलखंड या चंबल के एरिया से। मेरा इंग्लिश जो है कभी भी मैंने नहीं पढ़ा कक्षा 5 तक। IIT में जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो मैं डिक्शनरी लेकर के पढ़ता था और फिर यहाँ आया UFT में मास्टर्स PhD। तो मेरे वो सारी चीज जो भय होता है वो हर हमेशा लगा रहा। जो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं और उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। मैं तो इस पर बहुत बैलेंसिंग लाइफ स्टाइल पे मैं कई बार बोलता हूं बच्चों में, यूनिवर्सिटी में भी जाके चर्चा करता हूं इंडियन बच्चों से कि कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रूट से जुड़े रहना एक चीज, कल्चर से जुड़े रहना दूसरी चीज, क्योंकि हम अपने बच्चों को वो चीज नहीं दे पाते हैं जो कि हम अपने पास में रखे हुए हैं, और ये हमने बहुत सारे लोगों में देखा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी समझ से वो एस्पेक्ट दूसरा रहेगा जब इस पर हम चर्चा करेंगे। पहला एस्पेक्ट कैरियर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर हमारी कैपेबिलिटी है तो हम लोग इंडियन लोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी गांव से हो, बुंदेलखंड से या बिहार के किसी जगह से हो, तो अपनी जगह बना लेते हैं हर जगह। दूसरी चीज होती है कि रूट्स हम भूल जाते हैं, जैसे किसी ने कहा अभी बिहार वाला, क्योंकि इसी के चक्कर में रह जाते हैं। वो एक एस्पेक्ट है जो बाद में लोगों को खलता है।
इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। और मैं पुनः उस पर जब होगा इस पे सेमिनार तब मैं जरूर चर्चा करूंगा कि उसको हमने 25 साल में कैसे कैरी ओवर किया है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों में हिंदी सिखाने के लिए, बच्चों में कल्चर, संस्कृति, संस्कृत। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं तीनों बच्चों में डाल सका हूं। और बाकी बच्चों में भी हिंदी का क्लास लगाता था जब मैं पीएचडी करता था, उस समय 5 साल तक लगाता रहा यूनिवर्सिटी में फ्री, सिर्फ इसीलिए कि उससे हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। और ये दूसरा एस्पेक्ट्स है। तीसरा पारिवारिक एस्पेक्ट्स होता है कि हम कैसे उनको डाल सकें। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं, जरूर जानने चाहिए। लेकिन नंबर 1 है कैपेबिलिटी। हमें कैपेबिलिटी अपनी निखार करके हम जाएं और फिर इन दोनों एस्पेक्ट्स पे ध्यान जरूर रखें, नहीं तो बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। ये मेरा सिर्फ कहने का मतलब था। त्रिपाठी का परिचय नहीं हुआ था। त्रिपाठी जी डॉक्टर त्रिपाठी हैं और ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट में कनाडा में अभी काम करते हैं। काफी इनकी पहुंच है और जैसा आपने सुना हिंदुत्व से संबंधित, पूजा से संबंधित, अपने संस्कारों से संबंधित बहुत सा ज्ञान है त्रिपाठी जी को। त्रिपाठी जी धन्यवाद आपको बहुत बहुत। तिवारी जी एक सेकंड, ये एक नए कोई जुड़े हैं अभी अपने से, उनका टैग नेम है मगध गुरुकुल। आप अपना नाम बताएंगे भाई साहब? वाह, नाम पूछा तो भाग गए। भाग गए कट गया होगा। या तिवारी जी, या आज तो खैर बहुत बड़ा सुंदर एक बेसिक कमेंट और क्वेश्चन आपके लिए है। एक सेकंड मृत्युंजय जी, एक सेकंड रुकिएगा आप प्लीज। सौरभ तुमको जवाब मिला या कांटेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ? Yes, I got the answer. So basically, I wanted to add to it that I am also from the IT sphere, and I asked these questions because I also have got an opportunity to relocate to Germany. So that's why these questions were already. So Saurabh, you get in touch with me. I have a friend in Germany who is working there. और एक सेमिनार में एक जर्मन की जो नौकरी कर रही थी लेडी, वो भी काफ़ी बताई थी। तो मैं आपको उससे टच करवा दूंगा ताकि आपको वहाँ का चीज़ के बारे में पता चल जाए। तो जिससे भी आपको ये एड्रेस मिला है, ये लिंक, उसके थ्रू मेरा नंबर लेकर के मेरे से टच में ये, और whatever way you find to get in touch with me, I can introduce you to him. Yeah, thank you sir. सौरभ धर्मेंद्र जी के लड़के हैं, धर्मेंद्र कुमार जी के। वो हो जाएगा। हम लोगों ने एक यूरोप पर सेमिनार किया था, यूरोप में एजुकेशन कैसे हो और नौकरी कैसे हो, उसी तरीके से अमेरिका कनाडा पे किया था। तो ये सेमिनार होते रहते हैं। तो मैं आम लोगों के लिए बता रहा हूँ जो यहाँ हैं कि इस तरीके के सेमिनार हमारे वेबसाइट पर जाके आप देखें, वानप्रस्थ.org पर ये हम बताते रहते हैं। उसका एक दूसरा प्रश्न था सौरभ का, तो वो सौरभ या तो आप पूछ लो या मैं बोल देता हूँ, पढ़ देता हूँ कि हायर डिग्री मुझे क्या लेना चाहिए ताकि दे कैन गेट प्रोमोटेड इन लीडरशिप पोजीशन। तो सौरभ, पूरे दुनिया में मेरे हिसाब से हायर पोजीशन के लिए डिग्री अगर चाहिए तो एक MBA की डिग्री चाहिए। इससे कुछ खास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा नहीं आएगा वो कोई प्रश्न नहीं है। लोगों के इमेज में है कि अच्छे कॉलेज का MBA अच्छा मैनेजमेंट करता है। सो हायर पोजीशन जाने के लिए MBA डिग्री की ज़रूरत होती है कॉमन सेंस में। अदरवाइज इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन योर एरिया, IT में अगर अच्छे हो तो IT में हायर जाओगे। तो ब्रीफ में मैंने आंसर किया, बट लेटर ऑन वी कैन टॉक मोर ऑन दिस। थैंक यू सर। तिवारी जी, अब आप कुछ कह रहे थे, ये आप कहिए। और क्योंकि 1.5 घंटा हो गया है, 1 hour 30 minutes 40 minutes हो गए, तो हम क्लोज करना भी चाह रहे हैं। बहुत अच्छा है। जी आप बोलिए, मृत्युंजय जी बोलिए। सॉरी। कहना तिवारी जी और आपको दोनों को संबोधित करके कहना चाह रहा हूँ कि आज बड़ा ही इम्प्रेसिव ये ग्रुप वगैरह भी नए बहुत लोग आए हुए। ऐसा कुछ वन पर्पस इज नेटवर्किंग, तो ऐसा कुछ आपके पास तरीका है कि इनमें से जैसे कि अभिलाष त्रिपाठी जी या और बहुत
बोल लूंगा तो नाम भी हम अभी नहीं याद आएगा जो सुने हुए हैं, उन लोगों का ईमेल वगैरह कैसे मिल सकता है जब ये एक्सपोजर तो हो गया। और इसके बाद naturally every time we are all not they are not going to be here, I'm not going to be here and things like that. So एक secondary background का भी एक networking और connection बनाने का तरीका होना चाहिए। शर्मा जी मैं सवाल समझ गया आपका। दो विचार हैं मेरे। एक तो हम लोगों ने ज्यादा इस विषय पर सोचा नहीं, क्योंकि असली उद्देश्य है जो यंग लोग हैं उनका स्किल डेवलपमेंट और उनकी पढ़ाई, ये दो बेसिक उद्देश्य थे हमारे। वही लेके हम लोग 8-10 महीने पहले चले थे जब भी शुरू किया था। तो उस पर हमारा उद्देश्य था। ये हमने नहीं सोचा था कि नेटवर्क कैसे होगा ये सब, लेकिन एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है, उस पर जाके हर कोई अपना नाम बता सकता है और शिव कुमार जी या मैं उनसे कनेक्ट कर सकता हूं। तो अभी के लिए तो यही है। जरा सोचेंगे कि ईमेल ये सबसे कैसे संपर्क करें। उसके साथ एक दुविधा ये रहती है कि जिनका ईमेल हम दे रहे हैं या जिनका फोन नंबर दे रहे हैं वो उसको पसंद करेंगे या नहीं, तो इन चीजों को that's a very good point, पसंद करेंगे नहीं, उसका तरीका एक सिंपल तरीका तो जो हम जानते हैं, मे बी it may work in your scheme of things or not, कि let people, जैसे कि आज जितने लोग आए, सबों का नहीं जरूरत है। जो अपना अवेलेबल करना चाहता है, सपोज आई जस्ट वांट टू पुट माय नेम, भाई आप जो, तो देन आई विल पुट। जो नहीं चाहते हैं कि कोई कांटेक्ट करे उनसे, वो अपना देंगे ही नहीं उस पे। उस तरह का कोई एक साइट बनाने की जरूरत है। मृत्युंजय जी लेट्स कट दिस शॉर्ट। मृत्युंजय जी हमारा वेबसाइट है, उस पे आप रजिस्टर कीजिए, अपना नंबर दीजिए, आप जो सर्विस देना चाहते हैं वो उसके लिए नॉलेज सेशन क्रिएट कीजिए और लोग उसमें आएंगे। तो इसके लिए आपको मेरे वेबसाइट पे जाके पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप मेरे से फिर से बात कीजिए एंड आई विल गाइड यू। राइट, या वो वेबसाइट को बताने की जरूरत है, ताकि लॉट ऑफ वेरी इम्प्रेसिव माइंड्स वे आर हियर टुडे। शर्मा जी अगर आप देखें ना, जो हम लोगों ने कम्युनिकेशन भेजा था इसके लिए, उसमें उस वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है। तो वेबसाइट है, वो एक सेंट्रल जगह है, वो हम प्रचार करते हैं, उसका जितना हो सकता है प्रचार करते हैं। अगर शिव कुमार जी जो कम्युनिकेशन भेजते हैं सैटरडे या संडे के लिए, उस पर वेबसाइट का पक्का एड्रेस होता है। तो और उसके अलावा YouTube पर जो वीडियोज हैं हमारे, उसका भी एड्रेस होता है। ये ऐसा है कि ये छोटा परिवार है, हम चाहते हैं कि सब एक दूसरे से मिलें, लेकिन ये नहीं चाहते कि उसका दुरुपयोग हो। तो बस discomfort, that is nothing new. That concern is now in technological world में it's one of the number one concern. लेकिन जो चाहता है, otherwise एक्सपैंड कैसे करेगा ग्रुप? कनेक्शन नेटवर्किंग कैसे एक्सपैंड करेगा? नहीं ठीक है, तो उसके लिए शिव कुमार जी ने काफी सोचा है, मुझे मालूम है कि वो दिन रात इस पर मेहनत करते हैं। like-minded people have to start connecting with each other. If this has any plan of expanding, growing, that's what my I think it is happening. If you see people who are coming here, Arun ji, Tripathi ji, Dharmender Kumar ji, his whole family here today. So I'm so proud that it is happening. Sharma ji, it is happening. Now I think we should really work. I just wanted to catch your attention to that's all. Yeah. No, we understand. We understand. So मेरी ये प्रार्थना है कि समय बहुत हो गया है, लेकिन हम इसको तब तक कट शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं जब तक कि बच्चे अपना सवाल, या जो भी अगर किसी के मन में और भी कोई सवाल हो तो पूछे। हम इसको सवालों का जवाब हम देना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। Yeah, let us return to the children again. Yeah. अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो फिर हम लोग इसको बंद करना चाहेंगे। मेरा ये फोकस रहता है कि ये चीज़ 90 मिनट से ज़्यादा नहीं चले, नहीं तो लोग फिर धीरे धीरे करके बोर हो जाते हैं, सबका कॉमन टॉपिक नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा।
और अच्छा मृत्युंजय जी आप हमसे बात कीजिए, हम अच्छा लोग एडवाइस मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा पूरे ग्रुप से। हाँ राजेश बोलो। टुडे इज बर्थडे ऑफ आवर शिव कुमार सिंह, सो हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। Oh, that's very good news. बधाई हो शिव कुमार बाबू। थैंक यू Yeah, सर, थैंक्स टू एवरीबॉडी। और विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। और किसी को चिरंजीवी भव। ऐसे हमारी संस्कृति में बर्थडे मनाया नहीं जाता है। तो ठीक है, हमने मना लिया थोड़ी नहीं देर नहीं कोई बात मनाने नहीं, का इसलिए तो मैं थैंक यू कह रहा हूँ, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ। विश करना तो मना ही नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं मना है। शिव कुमार जी हम लोग के तो ट्रेडिशन में है। एक शब्द कह के खत्म करना चाहते हैं। जी हाँ, वो ये है कि केवल औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि बड़े हृदय से मैं व्यास जी और बीरा जी का बड़ा कृतज्ञ हूँ, और हम सब कृतज्ञ हैं कि कितने डिटेल में उन्होंने बताया सारी सेवाओं के बारे में बिहार के। मुझे भी बहुत कुछ पता नहीं था, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें एड्रेस हुई हैं। मुझे इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितने पोस्ट खाली थे जो उन्होंने बताया, वो मुझे पता नहीं था। गांव के लोगों को लगता है कि केवल सिपाहीगिरी और चपरासीगिरी ही है, दुनिया भर के पोस्ट कई चीजों में खाली रहते हैं, ये उनको पता नहीं है। तो मुझे पता नहीं है कि किस तरीके से इस बात को फैलाया जाए। कभी मैं व्यास जी से बात करूंगा इसके बारे में डिटेल में, लेकिन ये सचमुच मेरे लिए आंख खोलने वाली बात है। दूसरी चीज जो है वो स्वाभिमान बटालियन की, वो मुझे पता नहीं था। पता नहीं आप लोगों को पता था कि नहीं कि बिहार सरकार ने एक स्वाभिमान बटालियन केवल लड़कियों के लिए खोल रखा है। वो बहुत ही अच्छी बात है। उसका भी प्रचार मेरे ख्याल से बहुत कम हुआ है। हमको नहीं लगता है कि हम अपने गांव में किसी से पूछें तो उनको पता लगेगा। अगर 100 लोगों से पूछें तो शायद 1-2 लोगों को पता हो, वो भी अगर मोतिहारी या मुजफ्फरपुर में रहते हैं तो इस तरीके की चीजें बड़ी गहरी हैं। मैं थोड़ा और बात करूंगा व्यास जी से कि किस तरीके से उसको फैलाया जाए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है पुस्तकालय। किस तरीके से नया पुस्तकालय बने, वो रिसोर्स सेंटर होगा, उसमें कंप्यूटर होंगे किताबों के अलावा। ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा सोचने की है। और एक चीज सोचना है कि हमारे जैसे बूढ़े लोगों के पास दुनिया भर की किताबें हैं, और कैसे उनका उपयोग हो अगली पीढ़ी के लिए, वो थोड़ा सोचना होगा। तो ये कुछ सवाल हमारे मन में रह जा रहे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बड़ा ज्ञानवर्धक ये सेशन रहा व्यास जी, मीरा जी। और पुस्तकालय के बारे में अगर आप कहें तो जस्ट 2 मिनट में कुछ कह दूं। जी जैसे चंदा गांव से अभी जुड़े हुए हैं हमारे धर्मेंद्र जी। अगर चंदा गांव में या रामपुर चाय से कोई जुड़े हुए थे, या आपके अपने गांव में यदि कोई पुस्तकालय के लिए थोड़ी सी जगह दे दें तो हम लोग बहुत सारी किताबें भेज देंगे। एक्चुअली हमने जहानाबाद में एक गांव है जहां पे डॉक्टर विनयन का आश्रम है, मई गुमटी के पास नवादा गांव। वहां पे हमने वहां पे पहले से लाइब्रेरी है, और उसमें हमारे जो विधानसभा के सभापति महोदय हैं अवधेश नारायण सिंह, चूँकि हमारा जहानाबाद से लगाव बना हुआ है जब से हम पोस्टेड तब से, तो हम लोग वहाँ पे जा कर के उन्होंने कुर्सी में जो सब व्यवस्था किया है, दरी वरी बैठने का, तो काफ़ी किताबें थी और हम लोगों ने भी बहुत सारी किताबें भिजवाई हैं। और वहाँ बाकायदा बिल्डिंग भी बनी है सरकार की ओर से, खैर अलग बात है, बट नौजवान लोग वहाँ चलाते हैं, कंप्यूटर भी ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर चंदा गांव, रामपुर चाय या आपका अपना गांव अगर कोई एक कमरा दे दें तो हम बहुत सारी किताबों को यहाँ से भेज सकते हैं। मेरी अपनी लाइब्रेरी में भी बहुत सारी किताबें हैं, और जो कोर्स की किताबें हैं हम लोगों को जैसा ही बता रही हैं समस्या हो जाती है कि कोर्स किताब किसको दें, तो फेंक नहीं सकते, तो पड़ी हुई रहती हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत सारी कोर्स किताबें खरीद कर भी भेज देंगे। इसलिए इस पर हमारे इन 3 गाँवों के साथी यदि विचार करें तो हम लोग यहाँ पर व्यवस्था कर देंगे। व्यास जी, पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और बहुत सारे नए विचार जो अभी आए हैं, जैसे पर्यावरण के बारे में डिस्कशन, जैसे नेटवर्किंग के लिए क्या करना है, इस पुस्तकालय खोलने के लिए, तो ये सब के बारे में हम अलग अलग करेंगे। और
आगे 3-4 वेबिनार ज़्यादातर आइडिया जनरेशन पे होंगे और कैसे इसको कार्य रूप दिया जाए, ज़मीन पे कैसे लाया जाए। कोई भी गोष्ठी में आकर के पूरा बात कर सकता है और गोष्ठी के बाद वो बात वहीं रहती है, आगे कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए हम अगले शनिवार नहीं, उसके बाद 4 सेमिनार में केवल उसी पे हम फोकस करके करेंगे कि जैसे आपने आइडिया दिया लाइब्रेरी का, तो कैसे उसका क्या स्वरूप हो, कौन लीड लेगा, कौन उसकी जिम्मेदारी होगा। तो इसके लिए हम वेबिनार करेंगे और उसमें वो डिस्कस करेंगे। आज हम उसको नहीं डिस्कस करना चाह रहे हैं, खास करके अभी 1 घंटा 50 मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया है और बहुत लोग करीब करीब 2 घंटे से आए हुए हैं, इसलिए मैं इन लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा तिवारी जी को कि आप व्यास जी को फॉर्मली हम लोग के तरफ से धन्यवाद कहिए, मीरा जी को। बस अरे हो गया, धन्यवाद तो कर दिए पंडित जी, कितना धन्यवाद दीजिए। अरे तब तक देंगे जब तक आप थक न डुबा जाए दीजिएगा लेते क्या लेते। मतलब, धन्यवाद के पानी से ऐसा डुबाइएगा मुश्किल हो जाएगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मौका दिया, आप लोगों ने मौका दिया बच्चों से कुछ कहने का, गार्जियन से कुछ कहने का, कुछ जो संभव हो सका हमने बताया। हम तो बूढ़े लोग अब हो गए, अब नामी बान प्रश्न रख दिया है, संन्यास मत लीजिएगा आप लोग, यही आग्रह होगा। व्यास जी, आप हमारे वेबसाइट पे तिवारी जी और हमारा इंटरव्यू है वानप्रस्थ, जो वानप्रस्थ शायद आप बोले वो वानप्रस्थ ये नहीं है। एक बार वीडियो देखने का कष्ट कीजिएगा। चलिए बंद करते हैं शिव कुमार जी। जी, अब प्रणाम सबको, नमस्कार, सबको प्रणाम। बंद करते हैं। सबको प्रणाम। थैंक यू Yeah, वेरी मच। all the best to all of us. Thank you. बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। पूज्य व्यास जी को प्रणाम। Thank you. Happy birthday, sir. थैंक यू भैया। Happy birthday, sir. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। Happy birthday, sir.